रिवीजन। अगर आपको एंट्री में अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है, आपने क्लास 11 कर लिया है, क्लास 12 में है या 12 कर लिया है, ग्रेजुएशन में आ गए हैं, अभी भी आपको जनरल एंट्रीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। कंप्लीट रिवाइज की। बिहार में अगर बिजनेस है और हम माल खरीद के ला रहे हैं बंगाल से, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मेरा जो हम जो पेमेंट करेंगे जीएसटी, वो सिंपल आईजीएसटी अकाउंट खोल लेंगे, चैरिटी अकाउंट, ठीक है, ये मेरा एक्सपेंसेस का नाम होगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट, ठीक है, चैरिटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं। अब क्या है, दूसरा तरफ क्या होगा, जो माल हम लोग खरीद के लाए हुए थे, परचेज करके रखे हुए थे, अब वो बैलेंस तो घट गया, क्योंकि वो माल अब बेचने में यूज नहीं होगा, ठीक है, अब वो माल क्या हो गया, चैरिटी में, दूसरा एक्सपेंसेस में कन्वर्ट हो गया। मंदिर बन रहा था और आपका बिजनेस व्यापार जो है फर्नीचर का था, ठीक है, लोग चंदा काटने आया, आपने बोला ठीक है फर्नीचर लेके जाओ, ठीक है। मैं हूं सीए सोमेश सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल कॉमर्स जंक्शन बाय सीए सोमेश सिंह, जिसपे बातें होती हैं कॉमर्स के ज्ञान की। आज का जो टॉपिक है, हम लोग जस्ट इसका कंटिन्यूएशन टॉपिक कह सकते हैं, जर्नल एंट्रीज का। इसके पहले एक वीडियोस हम लोग देखे थे, ठीक है, जिसमें कि हम लोग कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं वो रिवाइज कर रहे थे, ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू और मॉडर्न अप्रोच के थ्रू, ठीक है। हम लोग काफी ब्रीफ डिस्कशन किए हैं, आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा। यहां से आप स्टार्ट अगर कर रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगी बहुत सारी चीजें, आप प्रीवियस वीडियो जो है जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और हम लोग यहां देखे थे बिजनेस स्टार्ट अगर करते हैं तो उसका ट्रांजेक्शन एंट्री कैसे करते हैं, और दूसरा हम लोग यहां तक पहुंच गए थे परचेज, अगर अपने परचेज करते हैं तो एंट्री कैसे परफॉर्म करते हैं, कैश में परचेज करते हैं, क्रेडिट में परचेज करते हैं, और इवन परचेज कंसिडरेशन अगर कैश और क्रेडिट को छोड़ के भी अगर कुछ करते हैं तो उसका एंट्री कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे परचेज रिटर्न का एंट्री कैसे होता है, और भी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस है जो हम लोग लिख के रखे हुए हैं, उसको एंट्री आज आप लोग को कराएंगे हम। बने रहिएगा वीडियो का तक, ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा। सारा कंसेप्ट जो है जर्नल एंट्रीज का वो आज क्लियर होने जा रहा है। एक बार कंप्लीट रिवीजन। अगर आपको एंट्री में अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है, आपने क्लास 11 कर लिया है, क्लास 12 में है या 12 कर लिया है, ग्रेजुएशन में आ गए हैं, अभी भी आपको जनरल एंट्रीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। कंप्लीट रिवाइज की, जल्दी जल्दी रिवाइज कीजिए और वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। अब देखिए क्या है, इसमें हम लोग परचेज रिटर्न का एंट्री करते हैं। तो परचेज रिटर्न का एंट्री क्या होता है, परचेज अकाउंट, हम जब खरीद के लाते हैं, कोई माल परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम लिखते हैं जब हम उधार में परचेज करते हैं। और अगर अपने नगद में परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक करते हैं। तो जनरली माल रिटर्न जो होता है वो परचेज रिटर्न का केसेस होता है जब क्रेडिट में अपने माल खरीदते हैं तो उसी को रिटर्न करते हैं कुछ कमियों की वजह से, ठीक है। कैश वाले परचेज को भी हम रिटर्न कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, बट जनरली क्वेश्चंस में कुछ नहीं दिया हुआ हो तो आप ये समझिएगा कि परचेज रिटर्न क्रेडिट परचेज का हुआ है। तो परचेज रिटर्न, परचेज आपको क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, माल आपका घट रहा है, मतलब आपके पास से जा रहा है, आपका एक्सपेंसेस घट रहा है। तो जब एक्सपेंसेस घटता है तो उस एक्सपेंसेस का नाम हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहां एक्सपेंसेस का नाम है परचेज अकाउंट, ठीक है, एक्सपेंसेस का नाम है परचेज अकाउंट, हमने लिख दिया। अब क्या है, किससे माल खरीदे हुए थे, तो माल खरीदे हुए थे गणेश दत्त एंड कंपनी से। तो गणेश दत्त एंड कंपनी मेरा क्रेडिटर था, हम उनको भुगतान करते, वो मेरा लायबिलिटी था। अब क्या हुआ, जब उनको माल रिटर्न कर दिए हम, तो वो क्या होगा, उतना अमाउंट से मेरा लायबिलिटी भी तो घट गया। हमने किसी से खरीदा, मुझे माल पसंद नहीं आया, मैंने रिटर्न कर दिया, तो मेरा जो लायबिलिटी था, जो मेरा दायित्व था पेमेंट करने का, वो घट जाता है। तो जो घटेगा, लायबिलिटी जब घटता है, हम लोग नियम देखे हुए हैं, LIC लायबिलिटी इनकम कैपिटल का नियम है, अगर ये घट जाए तो क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। अगर ये घट जाए तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं। यहां लायबिलिटी घट गया, मेसर्स गणेश दत्त एंड कंपनी लायबिलिटी था और वो घट गया, तो यहां नाम लिखेंगे मेसर्स गणेश दत्त एंड कंपनी, ठीक है, एंड कंपनी, उनका नाम है मेसर्स गणेश दत्त एंड कंपनी। तो ये क्या हो जाएगा, अमाउंट उसका डेबिट वाले कॉलम में लिखाएगा, और जितना अमाउंट से परचेज मेरा रिटर्न हुआ है उसको क्या कर देंगे, परचेज अकाउंट कर देंगे, वो यहां हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें इशू है, इसमें इशू क्या है कि सर क्या ये बिजनेस व्यापार के दौरान ही पता चल जाएगा, स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा। तो परचेज अकाउंट को आपने शुरू में बताया था प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि डेबिट कर दो सारा एक्सपेंसेस मानते हुए, हाँ उस समय सारा एक्सपेंसेस मानते हुए डेबिट तो कर देंगे। यहां अगर ये एंट्री अपने कर देते हैं तो ये पता नहीं चल पाता है कि साल भर के दौरान हम कितना का परचेज रिटर्न किए। कभी कभी ये इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, क्योंकि हम शुरू में बताए थे अकाउंट्स का डेफिनेशन में, अकाउंटिंग इस उद्देश्य से बनाते हैं कि हम स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म कर पाए कि क्या मेरा सिनारियोज रहा, क्या मेरा अकाउंटिंग रहा साल भर का, क्या मेरा परफॉर्मेंस रहा, क्या मेरा पोजीशन रहा, क्या मेरा ट्रांजैक्शन का इफेक्ट रहा साल भर का, वो बुक ऑफ अकाउंट्स के थ्रू हम लोग स्टेक होल्डर्स को बताते हैं।
तो स्टेक होल्डर्स को पता ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को ये पता नहीं है कि साल भर के दौरान हम लोग कितना अमाउंट का माल रिटर्न कर देते हैं, जिससे माल खरीदते हैं उसका क्वालिटी में अगर इन्फेरिटी आता है तो हम रिटर्न करते हैं, ये पता करना है अब उद्देश्य। तो हम उस समय क्या करेंगे, अगर अपने लोग परचेज अकाउंट को क्रिएट कर देंगे तो पता नहीं चल पाएगा साल के अंत में कि टोटल का कितना अमाउंट का हम लोग माल रिटर्न करते हैं, कौन कौन पार्टी से कितना अमाउंट का माल रिटर्न करते हैं, जिससे कि ये पता चल पाएगा अगले बार उस पार्टी का माल नहीं खरीदना है या इस तरह का और भी कुछ डिसीजंस लेना हो तो ये डिसीजंस प्रॉपर ले पाए। तो उस केस में क्या करेंगे, अपने लोग परचेज अकाउंट को क्रेडिट यहां नहीं करते हैं, यहां एक अकाउंट इंट्रोड्यूस करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, वो मेरा नाम है परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है, परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, ये भी नॉमिनल अकाउंट के क्राइटेरिया में आएगा, परचेज रिटर्न अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के क्राइटेरिया में आएगा। और यहां परचेज के जगह हम परचेज रिटर्न वर्ड खाली यूज किए, ये मानते हुए कि एक मेरा एक्सपेंसेस था वो घट गया। ठीक है, एक वर्ड यूज कर लिए सिर्फ परचेज रिटर्न अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट का जो सिस्टम है रिकॉर्डिंग का उसके हिसाब से हम इसको किए। ये मान के चलिए कि आपका जो इनकम एक्सपेंसेस का जो क्राइटेरिया है, एक्सपेंसेस, इसमें हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ता है डेबिट करते हैं, एक्सपेंसेस घटता है क्रेडिट करते हैं। मान के चल रहे हैं यहां परचेज रिटर्न, सिर्फ एक नाम चेंज किए रिटर्न का, इस उद्देश्य से स्टेक होल्डर्स को ये चीज बातें समझ में आए, स्टेक होल्डर्स को ये ध्यान में आए कि मेरा कितना का माल रिटर्न हो रहा है, इसलिए परचेज वर्ड के साथ हम एक रिटर्न वर्ड यूज कर दिए और एक नया अकाउंट ओपन कर लिए परचेज रिटर्न। ये भी नॉमिनल अकाउंट है और ये भी एक्सपेंसेस के जैसा इसको ट्रीट करा लिए कि अगर एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस घटता है तो क्रेडिट है। ठीक है, तो यहां परचेज रिटर्न हम एक्सपेंसेस ट्रीट करके अकाउंट को ट्रीट कर रहे हैं और परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, ये बैलेंस यहां आएगा जितना अमाउंट का हमने रिटर्न किया। अच्छा सर जी, अगर मैंने कैश वाला माल कैश में परचेज किया था और वो रिटर्न कर दिया, ठीक है, तो अपने पास क्या होगा, कैश में माल परचेज किए थे तो कैश गया हुआ था और अब क्या होगा, कैश मेरे पास रिटर्न होके आ जाएगा, बैंक बैलेंस मेरे पास रिटर्न होके आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैंक बैलेंस कैश बैलेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहां, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश एसेट्स है, बैंक बैलेंस एसेट्स है, बढ़ता है बढ़ा, तो कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट एंड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। क्लियर है चीज। अच्छा, अब क्या हुआ, अपने लोग जो है किसी पार्टी से अगर उधार में माल खरीदे थे वो रिटर्न किया तो पार्टी का नाम, अगर कैश में माल परचेज किए थे वो रिटर्न हुआ तो कैश का नाम। ठीक है, तो ये कैश अकाउंट सॉरी परचेज का एंट्री, परचेज रिटर्न का एंट्री हम क्लियर कर लिए। अब आते हैं सेल्स का एंट्री। ठीक है, अब देखिए क्या है, सेल क्या है, इनकम है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बिजनेस में होता है सेल इनकम है। तो सेल इनकम जब ऑर्गेनाइजेशन सेल करता है तो उसको इनकम हुआ, तो इनकम का नियम क्या कहता है, LIC। इनकम का नियम क्या कर रहा है, लायबिलिटी इनकम और कैपिटल अगर अपने बढ़ाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी ट्रांजैक्शन से बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, और अगर यही घटता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। यही तो बेसिक नियम है मॉडर्न अप्रोच का। अभी क्या हो रहा है, कैश में सेल किए, मान लीजिए कैश में किए या क्रेडिट में किए, अगर कैश में किए इनकम हुआ कि नहीं मेरे भाई, तो इनकम हुआ तो क्या कर देंगे, टू सेल्स अकाउंट। इनकम का नाम क्या है, सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। क्रेडिट हम बताए, क्रेडिट लिखते समय टू वर्ड यूज करते हैं, टू सेल्स अकाउंट किस कॉलम में आएगा, तो क्रेडिट वाले कॉलम में आएगा। ठीक है, क्रेडिट किसको किए, सेल्स को। अच्छा, क्या हुआ, कैश में आया पैसा, क्या बैंक बैलेंस आया, क्या माल जो आपने बेचा नगद खिड़की पे पैसा आ गया, तो हाँ सर आ गया कैश बैलेंस। अच्छा, बैंक में पैसा आ गया, हाँ बैंक में आ गया, तो हम क्या करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट को करेंगे डेबिट। क्यों करेंगे, कैश और बैंक जो एसेट्स है, बैलेंस बढ़ा एसेट्स है, और एसेट्स का नियम क्या जानते हैं, एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर बढ़ता है तो डेबिट करते हैं और घटता है तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, चलिए ये हम देख लेंगे। अब यहाँ क्या हो, कैश और बैंक बैलेंस बढ़ा तो हम क्या कर देंगे, डेबिट कॉलम में उतना अमाउंट का जितना का पैसा आया वो कर देंगे। और दूसरा, नहीं सर क्रेडिट में माल बेचे, माल तो बेचे लेकिन क्रेडिट में बेचे। अच्छा, क्रेडिट में बेचे तो जिस पार्टी को आपने माल बेचा है उसका नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि उससे तो पेमेंट आना है, तो उस पार्टी का नाम लिखे। यहाँ क्या हो जाएगा, पार्टी नेम, जिसका आप माल जिसको आप उधार में लिखे, पार्टी का नेम को लिख के अकाउंट डेबिट कर दीजिए। ठीक है, पार्टी का नाम लिख के डेबिट कर दीजिए, क्योंकि वो डेटर है, वो आपको पैसा देगा, वो आपका संपत्ति है, एसेट्स है, वो आज नहीं तो कल देगा, डेटर बनेगा, वो एसेट्स है आपका। ठीक है, तो जब किसी पार्टी को आप उधार में माल बेचते हैं तो वो आपका डेटर होता है, एसेट्स होता है, वो आज आने वाला है, प्रोबेबल है, बिजनेस में वो एसेट्स आएगा, संपत्ति है वो आएगा। ठीक है, वो आपको रिसीव होगा, ऑर्गेनाइजेशन में वो पैसा आज नहीं तो कल आपको राइट रिसीव हो गया है ना। हम बताए थे एसेट्स का डेफिनेशन में, एसेट्स वो भी है जब आपको कोई राइट क्रिएट हो जाता है ना,
राइट क्रिएट हो जाता है, ऑथोरिटी मिल जाता है आपको, राइट रिसीव करने का मिल जाता है, पावर मिल जाता है, तो आपके लिए एसेट्स है। और उसको जब वो एसेट्स बढ़ेगा तो आप उसको डेबिट, किसी आदमी को उधार में माल बेचे तो आप उसको उससे वसूल करने का राइट मिला कि नहीं आपको? हाँ सर मिल गया। उससे वसूल करने का राइट जब मिल गया तो वो आपका एसेट्स है, संपत्ति है। इसलिए डेटर जितने भी हैं उनसे हम लोग को वसूल करने का राइट है, हम कोर्ट में केस कर देंगे अगर वो पेमेंट नहीं करेगा, तो ये राइट है मेरे पास, इसलिए एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि वो बढ़ रहा है। तो पार्टी का नाम लिख देते हैं, किससे मिलना है, ताकि बैलेंस शीट जब बने ना तो ये पता चले किससे किससे मिलना है, कौन कौन मेरा डेटर है, ये नाम के साथ लिख देंगे। खाली डेटर वर्ड यूज करने से नहीं होगा, पता चलना चाहिए कौन कौन मेरा डेटर है। तो जब बुक ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं वहां लिस्ट ऑफ डेटर भी अटैच करते हैं कि डेटर में मेरा डेटर वर्ड यूज कर दिए कि हाँ भैया इनसे इनसे पैसा मिलना है, उसमें फिर लिस्ट लगाते हैं कि किससे किससे कितना कितना पैसा मिलना है। तो वो सारा अकाउंट पार्टी का नाम लिखेंगे तभी पता चलेगा। अकाउंट्स बनाने का ये भी एक उद्देश्य है, क्लियर उद्देश्य है, ठीक है। चलिए तो हम क्या कर देंगे ये, अब यहाँ क्या हुआ, सेल किए और सेल रिटर्न भी हो गया, माल किसी को बेचे वो रिटर्न कर दिया, तो क्या एंट्री हो जाएगा आपका, ये बताइए। सेल रिटर्न, अगर मान लिया उधार नगद में बेचे थे, जनरली कॉन्सेप्ट यहाँ क्या है कि जो माल हम उधार में बेचेंगे वही अपने को रिटर्न होके आएगा। ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मल कॉन्सेप्ट यही कहता है कि अगर माल उधार में बेचे हैं तो वही रिटर्न होगा, लेकिन समटाइम्स टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से कैश सेल भी रिटर्न हो सकता है। अगर कैश वाला सेल रिटर्न हो जाएगा तो क्या एंट्री करेंगे, सिंपल सा एंट्री लिखिएगा, सेल रिटर्न। यहां भी एक स्पेशल पर्पस अकाउंट ओपन करते हैं ताकि यह पता चल पाए स्टेक होल्डर्स को कि साल भर के दौरान में कितना मेरे द्वारा बेचा हुआ माल हमको खुद रिटर्न हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बेचा हुआ माल ऑर्गेनाइजेशन को रिटर्न हो जाता है, यह पता साल भर के बाद कैसे पता चलेगा ये हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या होगा, एक स्पेशल पर्पस अकाउंट ओपन करते हैं, वो भी नॉमिनल अकाउंट है, वो भी मेरा एक्सपेंसेस इनकम का अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे जिस प्रकार सेल का अकाउंट है उसी प्रकार सेल रिटर्न का अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। सेल रिटर्न का अकाउंट हम इनकम के रूप में उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। आइए एक वर्ड यूज करते हैं, सेल रिटर्न। एक्चुअल में वो सेल ही है, हम सेल लिख के भी वहां एंट्री कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन क्या उससे स्टेक होल्डर का इंफॉर्मेशन जो है सॉर्ट आउट हो पाएगा, साल भर में कितना का माल हम लोग को रिटर्न हो गया जो बेचे थे वो कैसे पता चल पाएगा। तो वो सेल रिटर्न का अकाउंट एक स्पेशल पर्पस अकाउंट हम ओपन कर लेते हैं और वर्ष के अंत में इसको क्लोज भी कर देते हैं, वो बताएंगे कैसे क्लोज करेंगे हम, ठीक है। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट कर दिया हम, ठीक है। एंड टू क्या करेंगे, अगर अपने को कैश में माल बेचे थे वो कैश रिटर्न हो गया तो टू कैश अकाउंट करेंगे नहीं करेंगे, अभी बताइए। कैश आया कि नहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, हाँ सर आ गया। कैश बढ़ा कि नहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, हाँ सर बढ़ गया, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। अच्छा सर क्या हुआ था ना कि हम जिसको माल बेचे थे अब वो माल रिटर्न किया, उधार में बेचे थे, मेसर्स राम एंड कंपनी, मान लीजिए मेसर्स राम एंड कंपनी को माल आपने उधार में बेचा था, अब वो माल अब आपको रिटर्न कर दिया, तो आप क्या करेंगे, मेसर्स राम एंड कंपनी कौन था, डेटर था, आपके पास एक राइट था कि हम उससे रिसीव करेंगे, क्या अब वो राइट रहा, वो तो 25,000 का माल रिटर्न कर दिया आपको, तो 25,000 तक का माल का राइट रहा आपको, नहीं सर 50,000 का माल बेचे थे और 25,000 का उसने रिटर्न ही कर दिया, तो अब आपका राइट कितना बच गया, 25,000 का ही बचा, तो आपका एसेट्स कितना का घट गया, 25,000 से, तो एसेट्स घटा, और एसेट्स घटने का एंट्री क्या परफॉर्म करते हैं, एसेट्स घटेगा भैया तो उस एसेट्स का क्रेडिट करेंगे। तो यहां नाम क्या है, मेसर्स राम एंड कंपनी, मेसर्स राम एंड कंपनी मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि डेटर मेरा घट गया, अब वो पैसा आपको नहीं देगा, डेटर घट गया, एसेट्स घट गया, तो एसेट्स का बैलेंस क्रेडिट कर देंगे, जो भी अमाउंट रहेगा क्रेडिट वाले कॉलम में क्रेडिट का, और सेल रिटर्न जो है यहां डेबिट वाले कॉलम में, क्योंकि सेल रिटर्न को हम लोग क्या किए हुए हैं, डेबिट किए हुए हैं। सेल्स रिटर्न हम नॉमिनल अकाउंट है, इनकम का अकाउंट है सेल रिटर्न। अगर मॉडर्न अप्रोच में कोई पूछे कि सेल रिटर्न का कौन सा अकाउंट है बताओ, तो बताइएगा इनकम अकाउंट है। अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच में पूछेगा सेल रिटर्न कौन सा अकाउंट है, तो बताइएगा ये नॉमिनल अकाउंट है। क्लियर है चीज, चलिए आगे दूसरा देखिए, अब क्या है, पेमेंट, ठीक है। अब पेमेंट है, जैसे मान लीजिए किसी से हम माल परचेज किए हुए थे, उसको भुगतान करेंगे नहीं करेंगे, माल पेमेंट भुगतान करेंगे। जैसे माल परचेज किए थे गणेश दत्त एंड कंपनी से, अब गणेश दत्त एंड कंपनी को आप पेमेंट कीजिएगा, तो पेमेंट किस फॉर्म में कीजिएगा, सर कैश में करेंगे, ठीक है। सर मेरे पास बैंक में पैसा है, बैंक से करेंगे, चलो ठीक है। सर हम मेरे पास कोई एसेट्स है, संपत्ति है, उस संपत्ति को ही हम उसको दे देंगे, बोलेंगे लो गणेश दत्त एंड कंपनी ये संपत्ति मेरे ले जाइए भैया, मेरे पास कैश और बैंक नहीं है, मेरे पास ये एसेट्स है, उसको ले जाइए भुगतान के रूप में, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो गणेश दत्त एंड कंपनी मेरा लायबिलिटी था, जिससे मैं माल खरीदे थे, गणेश दत्त एंड कंपनी मेरा लायबिलिटी था, अब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो गणेश दत्त एंड कंपनी लायबिलिटी घटेगा कि बढ़ेगा, लायबिलिटी घट जाएगा। जब ऑर्गेनाइजेशन किसी लायबिलिटी को, किसी दायित्व
दायित्व को भुगतान करता है तो वो दायित्व घट जाता है, ठीक है, अब नहीं रहेगा वो लायबिलिटी आपका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जिस डेट को पेमेंट किए उस डेट को लिखेंगे, और क्या करेंगे, जिसको पेमेंट कर रहे हैं, लायबिलिटी का नाम बताइए, मेसर्स गणेश, ठीक है, दत्त एंड कंपनी, ठीक है, मेसर्स गणेश दत्त एंड, देखिए तो हैंड राइटिंग में नहीं जाना है, हैंड राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं होती है, आपको समझना है, ठीक है। मेसर्स गणेश दत्त एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है, अकाउंट डेबिट, क्यों अकाउंट डेबिट करेंगे, मेसर्स गणेश दत्त का लायबिलिटी घट गया, और नियम क्या कहता है, लायबिलिटी इनकम और कैपिटल, बार बार उस चीज को पढ़िए, अगर बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। गणेश दत्त एंड कंपनी लायबिलिटी था और घट गया, इसलिए डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट लिखाएगा, गणेश दत्त एंड कंपनी को डेबिट करेंगे। क्लियर है चीज? अच्छा ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको भुगतान कर रहे हैं, किसमें भुगतान कर रहे हैं, कैश में, बैंक में, या किसी एसेट्स के नाम पे, कोई भी एसेट्स दे दिए, मेरे पास फर्नीचर था, बोले ले जाओ भाई फर्नीचर के रूप में, प्लांट एंड मशीनरी था, बोले ले जाओ, मेरे पास एक ओल्ड कार था वो भी दे दिए, ले जाओ, ये भी भुगतान के रूप में। तो जो भी भुगतान करेंगे उस एसेट्स का नाम दे देंगे। कैश में करेंगे तो टू कैश अकाउंट, क्योंकि एसेट्स घटा, और एसेट्स जब घटता है, और एक्सपेंसेस का नियम आपको पता ही है, अगर घटेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट, अगर यही एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो डेबिट, ये कॉमन नियम है, ठीक है, सामान्य सा नियम है। अब क्या होगा, कैश अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि यहां कैश बैलेंस घट रहा है। बैंक बैलेंस क्रेडिट करेंगे, अगर बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो बैंक बैलेंस क्रेडिट, बैंक क्रेडिट करेंगे। आईडीएफसी मान लीजिए एक बैंक है, ठीक है, या एचडीएफसी एक बैंक है, एचडीएफसी बैंक अकाउंट, ठीक है, ये क्रेडिट हो जाएगा, टू वर्ड यूज किए मतलब क्रेडिट किए, ठीक है, किस कॉलम में आ जाएगा, इस कॉलम में, ठीक है। कोई एसेट्स दे दिए, कोई संपत्ति दे दी, उसका नाम था फर्नीचर, तो क्या कर देंगे यहां हम फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, फर्नीचर वाले कॉलम में या इसमें क्रेडिट वाले कॉलम में। और कोई मोटर कार दे दिए तो क्या कर देंगे, एसेट्स का नाम क्या है, मोटर कार का, कंसिडरेशन के रूप में जो कुछ भी देंगे वो मेरा एसेट्स घटेगा, उस रूप में उसको हम लिख लेंगे। अब क्या होगा, दूसरा भी चीज देखिए, इसमें कह रहा है पेमेंट इन फुल सेटलमेंट, एक क्वेश्चन और आता है इसमें जनरली, ठीक है, एक क्वेश्चन और भी है, कहता है पेमेंट इन फुल कंसिडरेशन, पेमेंट इन फुल कंसिडरेशन, मेरे पास गणेश दत्त एंड कंपनी को पेमेंट करना था, मान लीजिए 50,000, ठीक है, उसने क्या कहा, भैया 48,000 पेमेंट कर दो, आपका सारा अकाउंट खत्म, कहानी, ठीक है, अब आपको नहीं देना पड़ेगा, हम पेमेंट कर नहीं रहे थे, तो उसको लगा कि ठीक है 48,000 पेमेंट कर दो, मेरा सारा आपका अकाउंट क्लियर। तो हम क्या करेंगे, यहां फिर लायबिलिटी तो घटेगा ही, तो क्या करेंगे, मेसर्स गणेश दत्त एंड कंपनी, ठीक है, मेसर्स गणेश दत्त एंड कंपनी डेबिट, कितने से डेबिट होगा ये बताइए, 50,000 का लायबिलिटी था और 48,000 में ये फुल सेटलमेंट हो गया। इसमें क्वेश्चन कुछ भी कर सकता है, बोलेगा 5% का डिस्काउंट मिल गया, 1 रुपये में इतना पैसा पेमेंट, 1 रुपया का 95 पैसा पेमेंट करना पड़ा, या इस तरह कुछ भी क्वेश्चन बना के आपको देगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये देखना है कितना का लायबिलिटी और कितना का पेमेंट, ठीक है, लायबिलिटी मेरा 50,000 का और पेमेंट मेरा 48,000, उसको फुल सेटलमेंट में लगा, तो मेसर्स गणेश दत्त एंड कंपनी का अकाउंट मेरे पास कितना से डेबिट होगा, कितना से बैलेंस था गणेश दत्त का, 50,000 से। क्या अब ये अकाउंट रहेगा आपके पास? नहीं सर, क्योंकि सारा लायबिलिटी खत्म, अब तो भुगतान नहीं करना है। हाँ सर, अब कभी नहीं करना है, तो चलो ठीक है, मेरा 50,000 का भुगतान खत्म, अब क्या है, डेबिट हो जाएगा 50,000, एंड आपने भुगतान कितना किया, कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस या फर्नीचर का बैलेंस, कितना जो आपने उसको भुगतान किया, किसी भी रूप में आपने किया, जो एसेट्स आपका गया उसका एसेट्स का नाम क्रेडिट हो जाएगा। कितना से गया आपका, 48,000 का, ठीक है, 48,000 का आपको भुगतान आपने किया, कैश से, बैंक से, या किसी भी एसेट्स के रूप में आपने भुगतान किया, और आपको पता है एसेट्स घटता है क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब यहां एक चीज लग रहा है, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट से बराबर नहीं हो रहा है, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट बराबर नहीं हो रहा है, कितना से नहीं हो पा रहा है, तो 2,000 से। कहां से नहीं हो पा रहा है, क्रेडिट बैलेंस 2,000 से शॉर्ट कर रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब ये मेरा डिस्काउंट रिसीव्ड है। क्या हुआ, क्या दिया, गणेश दत्त एंड कंपनी ने आपको डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट आपने रिसीव किया, ऑर्गेनाइजेशन ने, आपके ऑर्गेनाइजेशन को डिस्काउंट मिला है, और आपको पता है जब इनकम होता है, इनकम मिलता है, रिसीव होता है, तो इनकम को हम लोग क्रेडिट करते हैं जब बढ़ता है। नियम क्या है, LIC जब बढ़ता है तो हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं, LIC इनकम, इनकम है ना, इनकम बढ़ा, इनकम बढ़ा, इनकम का नाम क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड, क्या नाम है, डिस्काउंट। अब खाली डिस्काउंट मत लिखिएगा, डिस्काउंट रिसीव लिखिएगा, क्योंकि डिस्काउंट तो हम कभी कभी देते भी हैं पार्टी को, तो जब डिस्काउंट हम कभी कभी देंगे, ठीक है,
जब कभी कभी डिस्काउंट हम देंगे तो मेरे लिए खर्चा होगा, लेकिन यहाँ डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, इसलिए वर्ड प्रॉपर यूज करना चाहिए ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट करेंगे क्रेडिट, इनकम बढ़ा, अब यहाँ करेंगे डिस्काउंट रिसीव कितना से हो जाएगा 2000 से करेंगे। क्लियर है चीज की नहीं? तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे, लेकिन ध्यान रखना है कितना पेमेंट करना था और कितना एक्चुअल में मैंने किया है फुल सेटलमेंट के रूप में। क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? चलिए फिर हम आगे देखते हैं स्पेशल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसमें देखिएगा स्पेशल ट्रांजैक्शंस कहता है गुड्स से रिलेटेड। जब मान लीजिए कभी कभी क्या हुआ, माल परचेज करके लाए, शुरू में ही मैंने बताया था माल परचेज करके लाया तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है ये मान के चलते हैं कि सारा मेरा बिक जाएगा माल, ठीक है, और सब मेरा एक्सपेंसेस कहलाएगा, ठीक है। सारा का सारा माल परचेज खरीद के जितना लाए, मेरा ध्यान में चल रहा है कि मेरा बिजनेस जो है सब बेच देगा फाइनेंशियल ईयर के एंड में, तो हम सारा खर्चा बुक कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन पता क्या चला, उस परचेज किया हुआ माल में से कुछ माल जो है ओनर ने खुद के यूज के लिए लेके चला गया, ठीक है। खुद के यूज के लिए माल परचेज करके लाए थे हम, और कुछ माल जो है ओनर ने खुद के लिए लेके चला गया, ठीक है, अपने बिजनेस पर्पस से। तो हम एंट्री क्या करते हैं, वहां परचेज किए थे तो पता चला कि वो माल जो है हम बेचेंगे, लेकिन क्या हुआ, वो माल को पर्सनली यूज कर लिया ऑर्गेनाइजेशन के ओनर ने। तो अब ओनर यूज कर लेगा तो क्या करेंगे, ओनर का अकाउंट हम क्या करेंगे, खोलेंगे, एक अकाउंट ओपन करेंगे। आपको हम बताएंगे जैसे कैपिटल अकाउंट है तो एक स्पेशल पर्पस अकाउंट फिर वहां हम लोग ओपन करते हैं, उसका नाम है ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। ड्राइंग्स, क्या नाम है उसका, ड्राइंग्स, हिंदी में उसका नाम है आहरण। बिजनेस से जब पैसा निकालते हैं ना उसको आहरण बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। तो कैपिटल का अगर आप मॉडर्न अकाउंटेंसी में देखेंगे कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है, जैसे मॉडर्न अकाउंटेंसी में 5 तरह का अकाउंट है, तो पूछेगा आपको ड्राइंग अकाउंट बताओ कौन सा अकाउंट है, तो आप सीधा कहिएगा कैपिटल अकाउंट है, क्योंकि कैपिटल का ही ये पार्ट है। ड्राइंग कौन करेगा, ड्राइंग ऑनर्स का, ऑनर जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑनर है वही ड्राइंग करेगा, तो ये कैपिटल अकाउंट है। तो यहाँ कैपिटल अकाउंट वाला नियम लगाना है, ठीक है। तो ड्राइंग अकाउंट आहरण अकाउंट यहाँ होगा। ऑर्गेनाइजेशन का अगर मालिक कुछ पैसा लेके जाता है तो ड्राइंग के कैटेगरी में आएगा, कैपिटल उसका घटेगा। तो सर क्या हम डायरेक्टली कैपिटल से नहीं कर सकते हैं कि कैपिटल को डेबिट कर दो, नहीं बाबू, इसलिए नहीं करना क्योंकि यहां ये पता चलना चाहिए स्टेक होल्डर्स का, ये जो उद्देश्य रहता है अकाउंटेंट का कि हम स्टेक होल्डर्स को हर चीज के बारे में डिटेल में बताएं कि भैया देखिए ओनर ने इतना रुपया इस बार ले गया है, ड्राइंग है। अगर आप डायरेक्ट डेबिट कर दीजिएगा कैपिटल अकाउंट तो वर्ष के अंत में आपको जो है ये नहीं पता चल पाएगा कि इस ओनर ने अपने बिजनेस से कितना पैसा लेके चला गया, क्योंकि वर्ष के अंत में ट्रायल बैलेंस तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बताता है। कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड होके आया हुआ है, सारा लेजर जो आपका एडजस्ट होके आएगा, तो आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि कितना का ड्राइंग हुआ। और मेरा उद्देश्य क्या है एज ए अकाउंटेंट कि हम स्टेक होल्डर्स को, जो भी उद्देश्य स्टेक होल्डर्स है मेरे व्यापार का, उसको हम बताएं सही सही सारा इंफॉर्मेशन कि देखो भाई मेरा ये चीज ये हुआ है, मतलब ओनर के बिजनेस के ओनर ने इतना पैसा अपना लेके गया हुआ है ड्राइंग के रूप में। मतलब ये जो ओनर है ना ये पैसा विड्रॉ भी करता है, ये ओनर जो है ना ये माल और अपने पर्सनल यूज के लिए भी ले जाता है, इस तरह का इन्फॉर्मेशन। इसलिए यहाँ हम लोग एक टेम्पोररी अकाउंट ओपन करते हैं, ड्राइंग अकाउंट, जो हम बताएंगे वर्ष के अंत में ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में और वो क्लोज हो जाता है। हम कैसे बताएंगे उसको आगे आगे बताएंगे किसी ट्रांजेक्शन के दौरान, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, स्पेशल गुड्स लेके कौन चला गया, ओनर लेके चला गया। तो आप यहाँ एक स्पेशल पर्पस अकाउंट कौन सा कर रहे हैं, ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है। और कैपिटल अकाउंट का नियम क्या कहता है आपको, कैपिटल अकाउंट का नियम सर कहता है LIC, लायबिलिटी इनकम कैपिटल का कहता है बढ़ेगा क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, कैपिटल घटेगा कि बढ़ा, अगर कोई ओनर बिजनेस से कोई पैसा लेके चला जा रहा है तो उसका बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा, सर घट जाएगा। तो कैपिटल घटा, कैपिटल क्या हो गया, घटा, तो घटने के बाद क्या करते हैं, ड्राइंग और डेबिट करते हैं। तो यहाँ कैपिटल का नाम क्या है, ड्राइंग है, ठीक है। स्पेशल पर्पस अकाउंट मैंने कहा ओपन करना है, स्पेशल पर्पस अकाउंट क्यों करना है वो भी उद्देश्य मैंने बताया। तो यहाँ हम करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, डेबिट सिंबल लगाएंगे ड्राइंग्स अकाउंट पर और ये डेबिट वाले कॉलम में लिख देंगे। क्लियर है। अच्छा अब दूसरा चीज बताइए, क्या लेके गया, वो क्या लेके गया, गुड्स लेके गया। गुड्स लेके गया मतलब क्या हो रहा है, गुड्स लेके गया मतलब क्या हो रहा है, वो परचेज जो आइटम था, एक्सपेंसेस जो था वो अब तो नहीं रहा, वो बिजनेस पर्पस के लिए एक्सपेंसेस नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस एक्सपेंसेस जो हुआ था वो सेल करने में आपका गुड्स यूज नहीं होगा, वो तो
ओनर जो था वो लेके चला गया, उसका पूंजी घट गया, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो एक्सपेंसेस था मेरा वो घट जाएगा, क्योंकि वो एक्सपेंसेस बिजनेस पर्पस के लिए अब यूज नहीं होगा। जिस समय हम एक्सपेंसेस किए थे उस समय ये मान के चले थे कि वो मेरा परचेज का एक्सपेंसेस बिजनेस पर्पस के लिए होगा, लेकिन अब हुआ उल्टा, हुआ क्या कि बिजनेस पर्पस के लिए वो एक्सपेंसेस रहा ही नहीं, अब वो ओनर के लिए हो गया। वो एक्सपेंसेस किसके लिए हो गया, ओनर के घर का खर्चा हो गया। वो ओनर अपने घर में उस एसेट्स को यूज कर लिया, तो उस एक्सपेंसेस को ओनर अपने लिए यूज कर लिया, इसलिए बिजनेस में जो एक्सपेंसेस हम लोग बुक किए हुए थे परचेज के रूप में वो एक्सपेंसेस अब घट जाएगा। और आपको पता है कि एक्सपेंसेस जब घटता है तो क्या होता है, एसेट्स और एक्सपेंसेस का तो साथ साथ नियम है, घटेगा तो क्रेडिट करो, बढ़ेगा तो डेबिट करो। तो एक्सपेंसेस क्या हो गया, यहां घट गया। एक्सपेंसेस का नाम क्या था, परचेज अकाउंट सर जी। तो हम यहां क्या करेंगे, टू परचेज अकाउंट। क्लियर हुआ, नहीं हुआ, क्लियर हो गया, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ड्राइंग क्यों अकाउंट एंट्री की है ये भी समझ में आ गया। बहुत लोगों को बाबू नहीं समझ में आता है कि ड्राइंग अकाउंट हम क्यों एंट्री किए, ड्राइंग अकाउंट को इंसर्ट कर दिया, अगला को समझ में नहीं आ रहा ड्राइंग अकाउंट है कौन, या किस नियम के हिसाब से किए। तो ड्राइंग अकाउंट कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आता है मॉडर्न अकाउंटेंसी में। अच्छा सर जी, अगर हम नॉमिनल अकाउंट में बात करें तो ड्राइंग कौन सा होगा, तो नॉमिनल अकाउंट, अगर सॉरी ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम के अंतर्गत, अगर अपने ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम के अंतर्गत ये बात करें कि ड्राइंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में ड्राइंग अकाउंट मेरा पर्सनल अकाउंट के क्राइटेरिया में आएगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगा, जो ओनर होगा उसी को रिप्रेजेंट करता है, और ड्राइंग भी उसी ओनर को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ड्राइंग अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जो है मेरा वो ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल अकाउंट है। आज क्लियर कर लीजिए इस चीज को, क्लियर है। चलिए आइए, दूसरा क्या कहता है, विड्रॉल कर लिया, अब चैरिटी में चला गया, माल दान में दे दिया। ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑनर हैं वो माल को, जो गुड्स परचेज करके लाए थे वो दान में दे दिया, चैरिटी में दे दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो यहां ड्राइंग पर्सनल यूज पे नहीं कर रहा है, वो अपने घर के यूज के लिए नहीं कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है उस चीज को। वो ड्राइंग कर, वो क्या कर रहा है, पैसा निकाला, सॉरी माल निकाल के चैरिटी में दे दिया। कोई भिखमंगा आया या कोई ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन कुछ मांगने आया डोनेशन के रूप में, और उसको दे दिया चैरिटी के रूप में, डोनेशन के रूप में दे दिया। मान लीजिए राम मंदिर बन रहा था और आपका बिजनेस व्यापार जो है फर्नीचर का था, ठीक है, लोग चंदा काटने आया, आपने बोला ठीक है फर्नीचर लेके जाओ, ठीक है, माल आपने परचेज किया होता, फर्नीचर का व्यवसाय है और आप फर्नीचर परचेज करके रखे हुए थे बेचने के लिए, बट राम मंदिर का कुछ लोग आया मांगने के लिए चंदा, आपने फर्नीचर ही दे दिया, ले जाओ फर्नीचर, ठीक है, आपने ट्रक में भरा फर्नीचर भेज दिया, तो फर्नीचर का बैलेंस क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा। नहीं, परचेज आप ट्रेडिंग कर रहे थे फर्नीचर में ही, व्यवसाय था, फर्नीचर का माल था आपका, ठीक है, तो आपने क्या कर रखा है यहाँ, परचेज अकाउंट घट जाएगा। जो चीज आपने खर्चा करके रखा हुआ था, जो एक्सपेंसेस था आपका परचेज, वो आपका घट जाएगा। सेम एज इट इज विड्रॉल के केस में भी वही होगा, चैरिटी केस में भी, फ्री सैंपल में वही, गुड्स स्टोलन, गुड्स यूज फॉर एसेट्स, सब में वही परचेज अकाउंट बैलेंस। परचेज इसलिए क्रेडिट करते हैं क्योंकि आपने ये मान के चला था ये बिजनेस व्यापार में एक्सपेंसेस होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या है सर, यहां हम परचेज को क्रेडिट करने के पीछे क्या लॉजिक है, क्यों क्रेडिट करें। जैसे मान लिया हम डोनेशन में माल दिए, तो परचेज को क्यों क्रेडिट करेंगे, ठीक है, LIC बढ़ेगा, क्रेडिट घटेगा, डेबिट, ये नियम रख लीजिए याद करके, ठीक है। अब क्या है, गुड्स चैरिटी के लिए दिए, ठीक है, गुड्स चैरिटी में देने का मतलब क्या हुआ, माल खरीद के लाए और आप उसको चैरिटी में दे दिए, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, चैरिटी का अकाउंट आपको ये वर्ष के अंत में पता होना चाहिए कि मेरा साल के अंत में कितना हम लोग चैरिटी या डोनेशन भी कुछ देते हैं, क्या मेरा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, आगे जाके पढ़िएगा, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन का भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है अपने सोसाइटी के लिए, तो क्या उसको निभाया गया, चैरिटी वगैरह दिया गया, डोनेशन वगैरह दिया गया, इसका भी इंफॉर्मेशन चाहिए स्टेक होल्डर्स को वर्ष के अंत में। तो उसके उद्देश्य से भी हम लोग क्या करते हैं, चैरिटी या डोनेशन का अकाउंट ओपन कर लेते हैं, और उससे ये वर्ष के अंत में पता चलता है कि मेरा इतना का चैरिटी था, इतना का डोनेशन, वर्ष के अंत में हमको पता चल जाएगा। तो हम यहाँ एक स्पेशल पर्पस अकाउंट खोल लेंगे, चैरिटी अकाउंट, ठीक है, ये मेरा एक्सपेंसेस का नाम होगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट, ठीक है, चैरिटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं। अब क्या है, दूसरा तरफ क्या होगा, जो माल हम लोग खरीद के लाए हुए थे, परचेज करके रखे हुए थे, अब वो बैलेंस तो घट गया क्योंकि वो माल अब बेचने में यूज नहीं होगा, ठीक है, अब वो माल क्या होगा, चैरिटी में, दूसरा एक्सपेंसेस में कन्वर्ट हो गया वो, ठीक है, एक्सपेंसेस का नाम क्या हो गया, चैरिटी। तो पहला वाला जो एक्सपेंसेस था परचेज किया हुआ, जिसमें हम रिकॉर्डिंग किए थे परचेज मान के कि वो मेरा एक्सपेंसेस बनेगा, साल के अंत तक मेरा खर्चा उसी में से बेचेंगे, उसी से इनकम कमाएंगे, वो अब रहा ही नहीं, अब वो एक्सपेंसेस का नाम बन गया चैरिटी। तो हम क्या करेंगे, परचेज का नाम यहां से हटा देंगे बुक से, कितना अमाउंट का, जितना का हम
लोग माल चैरिटी के रूप में दिए उतना का, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट। नरेशन में लिख देंगे बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज इतना यूज फॉर चैरिटी, ठीक है। नरेशन में तो जो पता ही है आपको, ट्रांजैक्शन का समरी फॉर्म लिखा जाता है, तो लिखेंगे बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज इतना डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल या गिवन एज चैरिटी या व्हाटएवर जो भी आपने किया। तो चैरिटी का अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में और परचेज का अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में, ठीक है। अब देखिए क्या है, फ्री सैंपल, फिर वही चीज है, उसी एक्सपेंसेस का नाम अब क्या हो गया, फ्री सैंपल। आपने डोनेशन एडवर्टीजमेंट में बांट दिया, एडवर्टीजमेंट के रूप में बांट दिया, फ्री सैंपल के रूप में बांट दिया, तो आप यहां लिख सकते हैं एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट या फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, ठीक है, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। जितना अमाउंट का फ्री सैंपल का गुड्स बेचा, अच्छा कितने बार ये होता है सर जी, जितना में माल खरीदा क्या उसको कॉस्ट वैल्यू पे करें कि सेल वैल्यू पे करें। सेल वैल्यू दिया हुआ है 1000 का सेल वैल्यू का गुड्स हमने फ्री सैंपल में दे दिया जिसको कि 800 में खरीदा था। अब बताइए एंट्री कितना पे कीजिएगा, परचेज कितना पे कीजिएगा, कितना का माल परचेज था मेरे भाई, एक्सपेंसेस कितना बुक किए थे पहले 800 का, तो खर्चा कितना बुक होगा 800 का एक्सपेंसेस घटेगा। फ्री सैंपल कितने का हुआ 1000 का, गलत है ये, 1000 का फ्री सैंपल नहीं हुआ, 1000 का सेल वैल्यू है। उस गुड्स को अगर आप माल को बेचते तो आपको 1000 में बिकता, लेकिन अगर आपने उसको फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो 800 का ही खर्चा बुक होगा। एक्चुअल में यहाँ एक्सपेंसेस, तो यहाँ कितने बार बोलेगा, जो गुड्स हम फ्री सैंपल में बेचे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए वो 1000 रुपया का सेल प्राइस का था, जबकि उसका परचेज प्राइस 800 का ही था। आप कंफ्यूज हो जाइएगा, रिकॉर्डिंग किस वैल्यू पे कीजिएगा ये बताइए। रिकॉर्डिंग हमेशा 800 के वैल्यू पे होगा। अच्छा सर जी क्यों नहीं होगा 1000 पे, इसलिए नहीं होगा मेरे भाई क्योंकि आपने परचेज एक्सपेंसेस के रूप में 800 से ही रिकॉर्डिंग करके रखा हुआ था। इसीलिए अगर आप 1000 से उसको बुक कर दीजिएगा तो आपने यहां परचेज के कॉस्ट को भी घटा दिया। आपने 800 में माल खरीदा था, आप उसको 1000 घटा दीजिएगा तो अल्टीमेटली आपका परचेज का टोटल एक्सपेंसेस जो है वो घट जाएगा। तो यहां आपको परचेज का जो कॉस्ट वैल्यू है, जो आइटम आप फ्री सैंपल में दे रहे हैं, जो आइटम आप विड्रॉ कर रहे हैं, जो आइटम आप चैरिटी में दे रहे हैं, जो आइटम आपका चोरी हो गया है या जो आइटम आपका यूज हो रहा है किसी दूसरे एसेट्स को बनाने में, उसके कॉस्ट वैल्यू से यहां रिकॉर्डिंग कीजिएगा। किस वैल्यू पे रिकॉर्डिंग कीजिएगा, कॉस्ट वैल्यू पे, मतलब परचेज प्राइस के वैल्यू पे रिकॉर्डिंग कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग नहीं पता पाते हैं, बहुत लोग नहीं सीख पाते हैं इस चीजों को, तो आप ध्यान से सीखिए इसको। किस वैल्यू पे करेंगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट, ये सब अकाउंट डेबिट कर देंगे। गुड्स स्टोलन, अब गुड्स चोरी हो गया, माल आ रहा था चोरी हो गया, तो चोरी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुड्स स्टोलन, या लॉस बाय थेफ्ट कर सकते हैं, चोरी हो गया, या इम्बेजलमेंट अकाउंट, गबन घोटाला हो गया कैश का या व्हाटएवर जो भी है, उस तरह से अगर आप करते हैं। मान ली परचेज किया हुआ मटेरियल घोटाला कर लिया, कोई चोरी लेके चला गया, पता नहीं चला, तो उसका उस एक्सपेंसेस का लॉसेस का नाम लिखेंगे एंड टू परचेज कर लेंगे। किस वैल्यू पे, कॉस्ट वैल्यू पे, ना कि सेल प्राइस के वैल्यू पे। क्लियर है चीज कि नहीं। अब देखिए अब एक चीज और भी है, कहता है कितने बार की एसेट्स को यूज किया गया, दूसरा एसेट्स सॉरी गुड्स को यूज किया गया दूसरा एसेट्स क्रिएट करते समय। एक माल आप क्या हुआ, आप लकड़ी में डील करते हैं, मान लीजिए लकड़ी में डील करते हैं, लकड़ी का व्यवसाय है आपका, ठीक है, रॉ मटेरियल का, और आप उसमें लकड़ी परचेज करके लाए, उसमें से कुछ लकड़ी का यूज कर लिए ऑफिस के फर्नीचर बनवाने में, ठीक है, आप अपना ही ऑफिस का फर्नीचर बनवा रहे थे या ऑफिस का बिल्डिंग सेटअप बनवा रहे थे, उसके लिए आपने यूज कर लिया, तो क्या हो जाएगा, परचेज करके लाए थे उस लकड़ी को, तो एंट्री किए हुए थे परचेज अकाउंट, क्रेडिट की डेबिट किए होंगे। अब क्या होगा, वो एक्सपेंसेस आपका क्या होगा, घट जाएगा, तो टू परचेज अकाउंट यहां भी होगा, ठीक है। टू परचेज अकाउंट एंट्री समझ लीजिए, टू परचेज अकाउंट मतलब क्रेडिट वैल्यू उतना से होगा, कितना से, जितना का परचेज लकड़ी आपने यूज किया बिजनेस का फर्नीचर बनाने के लिए, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, एसेट्स क्रिएट हो रहा है। देखिए एसेट्स क्रिएशन के लिए आपका अपना गुड्स परचेज किया हुआ कि आप ही के ऑर्गेनाइजेशन के किसी एसेट्स को बनाने में यूज हो रहा है, तो आप क्या करिएगा, नया एसेट्स क्रिएट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एसेट्स बढ़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, है ना। तो एसेट्स जब बढ़ता है तो आपको पता है हम उसको डेबिट करते हैं, तो एसेट्स का नाम क्या है, यहाँ फर्नीचर एंड फिक्सचर, आपका फर्नीचर बन रहा है, तो फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट आप डेबिट कर दीजिएगा। क्लियर है चीज की नहीं। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट एंट्री पास कर दीजिएगा, फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट डेबिट, जितना अमाउंट से डेबिट होगा उतना से कर दीजिएगा। अच्छा फिर से यहाँ वही बात कि सर किस वैल्यू पे करेंगे, कॉस्ट या सेल वैल्यू, भैया कॉस्ट पे, जिस वैल्यू पे आपने परचेज किया हुआ था, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ एक चीज और था थोड़ा सा, मान लिया इसमें किसी भी तरह का विड्रॉल हो, चैरिटी हो, फ्री सैंपल हो, गुड्स स्टोलन हो, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट हो, कितने बार क्या होता है ना कि लॉस्ट बाय थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया, या लॉस्ट बाय फायर हो गया। मान लिया आग लग गया, माल आप खरीद के लाए और गोडाउन में आग लग गया और माल आपका जल गया, ठीक है, माल जल गया,
और 800 का माल था, 800 का, सॉरी एक मिनट, ठीक है, 800 का माल था आपका, 800 का माल, और ये जल गया आपका, ठीक है, पूरा का पूरा वेस्टेज हो गया, ठीक है, 800 का माल, 80,000 का मान लीजिए, ठीक है, 80,000 का माल था और ये पूरा का पूरा वेस्ट लॉस हो गया, लॉस बाय फायर हो गया। इसमें क्या हुआ, आपको इंश्योरेंस करवाए हुए थे आप, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह का भी क्वेश्चन सिचुएशन बनता है कि आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ था इसको, ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी आपको बोलता है ठीक है हम 74,000 आपको पेमेंट कर देंगे। क्या कर देंगे, इंश्योरेंस कंपनी बोलता है आपने लॉस बाय फायर हुआ, 80,000 का माल जल गया, आपने इंश्योरेंस क्लेम किया और इंश्योरेंस क्लेम वाला कंपनी कहता है कि हम आपको 70,000 ही वैल्यू देंगे। तो उस केस में कैसे एंट्री परफॉर्म कीजिएगा, देखिए सबसे पहला एंट्री आप करेंगे लॉस बाय फायर का, लॉस बाय फायर का एंट्री जो होगा, अकाउंट आप डेबिट कर देते हैं पूरा का पूरा, जैसे लॉस हुआ उस समय ये मान, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, फिर ध्यान में रखिए जैसे एंट्री एक्सपेंसेस हुआ, लॉसेस हुआ, आपको ये देखना है कि पूरा का पूरा बुक कर दो एक्सपेंसेस के रूप में, ठीक है, तो आप लॉसेस और एक्सपेंसेस को बुक कर दिए 80,000 का, ठीक है। अब क्या हुआ आपका 80,000 में से टू परचेज अकाउंट, जो एंट्री नॉर्मली हम लोग करते हैं, ठीक है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये 80,000 से हम लोग एंट्री कर दिए। लेकिन अब पता क्या चला, इंश्योरेंस कंपनी को आप क्लेम करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को आप क्या करेंगे, क्लेम करेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करने का क्या एंट्री होगा सर, इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करने का कोई एंट्री नहीं होगा। क्लेम तो हम किसी पे भी कर सकते हैं, हाँ भैया पैसा दे दो, तुम्हारे पे मेरा लायबिलिटी, ये तुम्हारा लायबिलिटी बनता है हमको पैसा देने का, या मेरा हम आप पे क्लेम कर रहे हैं कि आप हमको पैसा दीजिए, दे देगा, रोड पे चलते हुए किसी पे भी क्लेम कर देंगे, कोई पैसा दे देगा, नहीं देगा। जब तक वो क्लेम एस्टेब्लिश नहीं हो जाए, एक्सेप्टेंस नहीं हो जाए उस क्लेम का, हम एंट्री नहीं करते हैं। उसी प्रकार जब हम इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम फाइल करते हैं, सबसे पहले लॉस हुआ, यस हुआ, हम पटक से ही एंट्री करके बैठ जाएंगे, तुरंत में ही जितना वैल्यू का लॉस हुआ, जितना वैल्यू का एसेट्स परचेज मेरा गुड्स जो है जला, हम तुरंत एंट्री करके बैठ जाएंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 80,000 का, माल जला 80,000 का, हम एंट्री करके बैठ गए। अब पता चला कि नहीं नहीं यार इसका तो इंश्योरेंस था, ट्रांजिट इंश्योरेंस था, गोडाउन का इंश्योरेंस किया हुआ था या रास्ते का इंश्योरेंस किया हुआ था, हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को फाइल कर देंगे क्लेम। अच्छा अब क्लेम का एंट्री क्या होगा, क्लेम का कोई एंट्री नहीं होगा, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्लेम का कोई एंट्री नहीं होगा। अच्छा वो एक्सेप्ट कर लिया सर, अब क्या करेंगे, कितना का एक्सेप्ट किया सर, 74,000 का। अच्छा तो 74,000 का इंश्योरेंस कंपनी पैसा हमको देगा, है ना, अच्छा ठीक है सर देगा, तो हम क्या कर देंगे, अब यहां कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, अब ये सिंपल समझिए, ये लॉस, अब आपका लॉस रहा क्या, ये लॉस रहा क्या, अब आपका लॉस बाय फायर कितना का हुआ था 80,000, अब कितना का लॉस बाय फायर हुआ 74,000 का। कौन एक्सेप्ट कर लिया आपके लॉस को, इंश्योरेंस कंपनी, तो आपका लॉसेस घट के बच गया 6,000 ओनली, 74,000 का तो इंश्योरेंस कंपनी ले लिया, तो अब ये लॉसेस घटा कि नहीं घटा, हाँ सर अब तो लॉसेस घट गया, मेरा तो लॉस हुआ ही नहीं। अच्छा ठीक है, तो क्या कर देंगे हम लोग, टू लॉस बाय फायर। आपको पता है ना कि जब एक्सपेंसेस घटता है, जब एक्सपेंसेस मेरा घटता है, एक्सपेंसेस घटता है तो क्रेडिट करते हैं, ये नियम है एक्सपेंसेस का, एक्सपेंसेस घटेगा क्रेडिट करेंगे, तो लॉस बाय फायर है ना, एक्सपेंसेस का नाम क्या था, लॉस बाय फायर अकाउंट, तो ये घट गया, कितना से घट गया 74,000 से। अच्छा ठीक है 74,000 से। अब दूसरा देखिए, एक आपका डेटर खड़ा हो गया, एक आपके पास एक एसेट्स बन गया, क्या एसेट्स बन गया, किस पे क्लेम किए हुए थे, किसके पास आपका राइट क्रिएट हो गया, कौन आपको पैसा देने के लिए ये हो जाएगा, बाध्य हो जाएगा, आप क्लेम कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, सर वो इंश्योरेंस कंपनी है। तो आपका इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में आपका एक राइट क्रिएट हो जाता है, और आपको पता ही है कोई भी राइट जो आपका होता है, जो अधिकार है वो आपका एसेट्स है, क्लियर है। तो एक एसेट्स का नाम है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, वो एक डेटर हो जाएगा, वो एक एसेट्स बन जाएगा आपके लिए, उसका नाम हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, ठीक है, उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम होगा। पर्सनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो वो पर्सनल अकाउंट आपका नाम हो जाएगा राम मोहन श्याम, कोई भी LIC कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, है ना, या रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी, या बजाज इंश्योरेंस कंपनी, वॉटएवर कुछ भी, उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिख दीजिए, क्योंकि वो आपका एसेट्स है, वो राइट क्रिएट हो जाता है आपका। तो वो कितने का 74,000 का। तो सर जी यहां जो हम परचेज घटाए थे 80,000 का, अब क्या हो जाएगा, अब बताइए। तो रुकिए, यहां क्या करना है, आपने परचेज भी घटा दिया 80,000 का सर, और आपको यहां कहानी भी मिल गया, और एक्चुअल में लॉस आपको 6,000 का ही हुआ। देखिए ये एंट्री अपने लोग कब करेंगे, जब इंश्योरेंस का कोई क्लेम नहीं होगा। तो
तो रुक जाइए, जब आपका इंश्योरेंस किया हुआ है तो उस समय जैसे ही लॉस बाय फायर होता है तुरंत में एंट्री मत कीजिए उसका लॉस बाय फायर के दिन, ठीक है। आप इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कर दीजिए। अच्छा, कितने बार सर ऐसा भी होता है क्लेम इस फाइनेंशियल ईयर में करते हैं ना, तो इंश्योरेंस कंपनी का जो क्लेम का एक्सेप्टेंस आता है वो पिछले अगले फाइनेंशियल ईयर में चला जाता है, तो क्या करेंगे? तो कुछ मत कीजिए, इस बार आप एंट्री लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट करके छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी लॉस एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, क्या करेगा कहना मुश्किल है। लॉस बाय फायर टू परचेज करके रह जाइए। लेकिन अगर लगता है आपको कि नहीं इस तरह का क्लेम, इस तरह का लॉसेस और होता है, हम लोग तुरंत करते हैं, तुरंत क्लेम एक्सेप्ट हो जाता है, तो इस एंट्री को अभी कुछ देर के लिए होल्ड करिएगा। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज ना करके लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट एंड टू जो है परचेज अकाउंट कीजिएगा 74 से। तो अल्टीमेटली यहां क्या हो जाएगा, अगर आपने ये एंट्री मान ली पहले बार कर रखा था, लॉस बाय फायर टू ही परचेज करके रखे हुए 80, अब ये क्या होगा इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर 74, तो अब एंट्री क्या बज रहा है, लॉस बाय फायर आपका 6000 से ही हुआ। इफेक्ट इस एंट्री का देखिएगा, लॉस बाय फायर अकाउंट कितना का हो जाएगा डेबिट, आपका रह जाएगा 6000 से। एंट्री कर नहीं रहे हैं, ये हम सिर्फ इफेक्ट बता रहे हैं, ये एंट्री नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये एंट्री नहीं कर रहे हैं। लॉस बाय फायर 6000 एंड टू क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट जो है वो आपका 80,000 से बचा हुआ है, तो परचेज अकाउंट को फिर यहां रिवर्ट कर देना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा परचेज अकाउंट को रिवर्ट। यहां ध्यान में रखिएगा, परचेज अकाउंट को रिवर्ट हम लोगों को नहीं करना है। तो अगर हम शुरू में ही एंट्री ये पास कर रखे हुए हैं तो इंश्योरेंस कंपनी से फिर ये एंट्री पास करना पड़ेगा, एक एंट्री और एडिशनल एंट्री हम लोगों को करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरा देखते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन पेमेंट विद बीडी और बैंक चार्जेस। कितने बार क्या होता है, हम लोग कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक से निकासी करते हैं या किसी को पेमेंट करते हैं, और या बीडी के थ्रू पेमेंट करते हैं, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू करते हैं या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू करते हैं, और बैंक उस पर चार्जेस ले लेती है, ठीक है। तो हम लोग सिंपल किसी को पेमेंट करेंगे और मेरा मान लीजिए बैंक चार्जेस कट गया, तो हम किसी को पेमेंट करेंगे, मान लीजिए गणेश दत्त एंड कंपनी को पेमेंट किए, ठीक है। तो गणेश दत्त एंड कंपनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड बैंक चार्जेस एक नया एक्सपेंसेस हो जाएगा, बैंक चार्जेस अकाउंट, ये भी डेबिट हो जाएगा क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस डेबिट करते हैं। एंड टू क्या कर रहे हैं हम लोग, बैंक से पैसा, अल्टीमेटली आपका पैसा कितना कटेगा, मान लीजिए 1 लाख रुपया आपने गणेश दत्त को पेमेंट करना था, आपने कर दिया, ठीक है। और गणेश दत्त को आपने बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट किया, बीडी के थ्रू किया, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू किया, और डिमांड ड्राफ्ट को बनवाने का चार्ज जो है 150 रुपीज लग गया, तो 150 रुपीज एक्सपेंसेस है, इसको हम डेबिट करेंगे। एंड अल्टीमेटली आपका बैंक से कितना पैसा कटता है, तो 1,150 रुपया, 1,150 रुपया। तो आप एंट्री परफॉर्म यहाँ क्या करेंगे, बीइंग पेमेंट अमाउंट पेमेंट टू जो है गणेश दत्त एंड कंपनी थ्रू बैंक थ्रू जो है डिमांड ड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस ऑफ रुपीज इतना हैज बीन इनकर्ड, ठीक है। बैंक चार्जेस 150 रुपया लगा, ये एंट्री आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कितना बार क्या है डिस्काउंटिंग, एक बार होता है इसमें बिल रिसीवेबल, ठीक है। क्वेश्चन देखिए इसमें डिस्काउंटिंग ऑफ BR, एक अमाउंट है, एक क्वेश्चन आएगा इसमें डिमांड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल रिसीवेबल। तो ये बिल रिसीवेबल चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे वहां काफी अच्छे से पढ़ेंगे, तत्काल में हम आपको बताते हैं बिल रिसीवेबल क्या होता है। एक तरह का राइट है, एक तरह का आपके पास राइट है पेमेंट रिसीव करने का, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट है जो आपको एक राइट देता है कि किसी से आप पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। किसी से का मतलब है बिल रिसीवेबल में उस बंदे का नाम लिखा हुआ है, उस बंदे से आप इतना पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, क्लियर है। तो एक राइट क्रिएट करता है, उसको हम डिस्काउंटिंग करा लेते हैं। डिस्काउंटिंग का मतलब बैंक एक पावर आपको देता है, बैंक एक फैसिलिटी आपको देता है कि आपके पास अगर ये डॉक्यूमेंट है बिल रिसीवेबल है तो आप उसको डिस्काउंट करा सकते हैं। डिस्काउंट का मतलब है आप उसको टेम्पररी बेसिस पे बैंक में जमा कर दीजिए और उसके बदले कैश या बैंक बैलेंस आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रक्रिया को डिस्काउंटिंग कहलाता है, ठीक है। अगर आपका बिल जो है डिस्काउंट हो रहा है तो आप ये देखिएगा, जितना में मान ली 1 लाख का बिल है, ठीक है, और आपका बैंक बोल रहा है कि हम आपको 98,000 रुपया देंगे, ठीक है। कितना देंगे आपको, 98,000 रुपया देंगे, और वो डिस्काउंटिंग चार्ज ले लेता है। बैंक क्या करता है, डिस्काउंटिंग चार्ज ले लेगा। मान लिए 2,000 का बिल अमाउंट क्या करेगा, वो डिस्काउंटिंग चार्ज ले लेगा। तो आपका डिस्काउंटिंग चार्ज कितना है, डिस्काउंटिंग चार्ज या बैंक चार्जेस कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। एक्सपेंसेस हो गया, डिस्काउंटिंग चार्जेस या सिंपल बैंक चार्जेस भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। बैंक चार्जेस अकाउंट दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं। ये डेबिट हो जाएगा
ये भी डेबिट हो जाएगा, ठीक है। बैंक चार्जेस दिया, डिस्काउंटिंग चार्जेस, कितना का डिस्काउंटिंग चार्जेस लिया, 2000 रुपया का। अल्टीमेटली आपके पास एक एसेट्स कितने का था, एक राइट कितने का था, बीआर कितने का था, बिल रिसीवेबल कितने का था, 1 लाख रुपए का था। आपके पास एक एसेट्स था, वो आपने बैंक को दे दिया, उसके बदले बैंक आपको दिया 98,000 रुपया और 2000 रुपया डिस्काउंटिंग चार्ज काट लिया। तो डिस्काउंटिंग चार्ज काट लिया तो आपके लिए खर्चा हो गया, और बैंक जो बैलेंस आपको दिया वो आपके लिए बैंक बैलेंस बढ़ा दिया। अल्टीमेटली आपके पास एक बिल रिसीवेबल था जो एसेट्स था, जो अब नहीं रहा, एसेट्स घट गया। तो उसे घटा हुआ एसेट्स को हम लोग, पता है जब एसेट्स घटता है तो क्रेडिट करते हैं। तो कितने का एसेट्स घटा आपके पास, 1 लाख रुपया का। तो यहां कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट एंड टू बीआर अकाउंट। ये लिखने का प्रक्रिया है। कितना लोग ये सोचेगा कि अकाउंट्स में लोग करता क्या है, इसी तरह का हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। पहले जमाने में जब बुक में सारा चीज लिखना होता था, लेजर में लिखना होता था, तो इस तरह का एक लेजर बना हुआ रहता था, जर्नल जिसको बोलते थे। उस जर्नल का नाम, एक रजिस्टर का नाम होता था जर्नल, ठीक है। उसका नाम था जर्नल, JOURNAL, ठीक है, जर्नल। उस रजिस्टर का नाम था जर्नल, जिसमें कि जर्नल एंट्री हम लोग लिख के रखते थे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट बाय डेट। लेकिन अब ये एंट्री वगैरह हम लोग टैली पे या इस तरह का और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, ERP है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसमें ये एंट्री परफॉर्म करते हैं। तो वहां सिंपल बुक्स में लिखने का जरूरत नहीं है, ये अपने आप सारा चीज हम लोग लिखते चलते हैं रिकॉर्डिंग के थ्रू, ठीक है, कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्ज अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, ठीक है। अब आगे और देखते हैं। अब क्या है, टेकन लोन। अब क्या है, बैंक से अगर अपने लोन लेते हैं, ठीक है, अब हम लोग बैंक से लोन लेते हैं और रिपेमेंट करते हैं ऑफ बैंक लोन विद इंटरेस्ट। सिंपल, बैंक से लोन लेना, बैंक से लोन लेना मतलब क्या हुआ, बैंक से अगर अपने लोन लेते हैं तो हम लोग बैंक से लोन लेने का मतलब हुआ कि बैंक बैलेंस मेरा बढ़ा, ठीक है, बैंक बैलेंस बढ़ा और साथ में बैंक से लायबिलिटी भी बढ़ गया। बैंक बैलेंस, बैंक आपको लोन कैश में नहीं देता है कि ये भैया कैश लेके जाइए, ठीक है, आपको पहले आपके अकाउंट पे उतना बैलेंस ट्रांसफर कर देता है। तो जैसे ही बैलेंस आपका ट्रांसफर करता है तो आपका अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक से लोन लेने का मतलब है बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका एसेट्स बढ़ गया, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया। बैंक जैसे ही लोन सैंक्शन करके अप्रूव करता है और डिसबर्स करता है, आपके अकाउंट का बैलेंस वो बढ़ा देता है। तो आपका बैंक का बैलेंस बढ़ जाना मतलब बैंक तो एसेट्स है और बैंक बैलेंस एसेट्स है, तो बैंक बैलेंस जैसे बढ़ा हम डेबिट कॉलम में लिख देंगे उतना अमाउंट को। एंड टू क्या करेंगे, लाइबिलिटी भी तो बढ़ा साथ में, लोन लिया आपने, लोन लेना मतलब लाइबिलिटी लेना, ठीक है, तो लाइबिलिटी बढ़ा। और आपको पता है लाइबिलिटी जब बढ़ता है, LIC का नियम आपको पता है, जब बढ़ेगा क्रेडिट करेंगे तो LIC, यहाँ क्या हो जाएगा, बैंक लोन। यहाँ आप बैंक का नाम जरूर लिखिएगा, खाली बैंक लिखने से काम नहीं होगा, जिस बैंक का अकाउंट बढ़ा उस बैंक का नाम होगा, HDFC बैंक अकाउंट, ICICI बैंक अकाउंट, SBI बैंक अकाउंट, वट जहां से आपने लोन लिया हुआ है, टू बैंक लोन अकाउंट, लोन का नाम आएगा, HDFC बैंक लोन अकाउंट, ICICI बैंक लोन अकाउंट, वट जो भी है। अब लोन बढ़ा, लाइबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। नरेशन में लिखिएगा बीइंग ऑफ रुपीज इतना लोन टेकन फ्रॉम बैंक, ठीक है। अब क्या हुआ, लोन का रिपेमेंट करना है, ठीक है, तो लोन का रिपेमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैंक लोन घटेगा, लायबिलिटी होगी, लायबिलिटी आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जब लायबिलिटी हम पेमेंट करेंगे, जब लायबिलिटी घटेगा तो लायबिलिटी का नाम क्या हो जाएगा, हमको पता है ना, लायबिलिटी जब घटता है, LIC लायबिलिटी इनकम कैपिटल जब घटता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, उल्टा चलते हैं, ठीक है, हम डेबिट करेंगे। तो लायबिलिटी इनकम कैपिटल का नियम है, घटेगा तो डेबिट। तो लायबिलिटी घटा, बैंक लोन घटा, हम लिखेंगे यहाँ HDFC बैंक लोन। कहाँ का बैंक लोन था, HDFC का बैंक लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये बैलेंस मेरा घट जा रहा है, ठीक है, HDFC बैंक लोन अकाउंट डेबिट। कितना बैलेंस से घटा, जितना का मैंने लोन रिपेमेंट किया। मान ली 1 लाख का लोन था, 50,000 ही अभी रिपेमेंट किया तो 50,000 से घटेगा, जितना जितना पार्ट पेमेंट करते जाएंगे घटते जाएगा। मान लिया पूरा का पूरा पेमेंट कर दिए, ठीक है, तो पूरा का पूरा घट जाएगा। HDFC बैंक लोन अकाउंट मान लिए 1 लाख का था और पूरा पेमेंट मैंने कर दिया तो 1 लाख का बैंक लोन घट जाएगा। पेमेंट किस वे में किए, आप एक चेक काट के पेमेंट किए, कैश में पेमेंट किए, या कोई बैंक को कोई एसेट्स दे दिए, जिस फॉर्म में भी किए करेंगे वो यहाँ घट जाएगा। टू बैंक, जिस बैंक का चेक दिए, मान लिया HDFC का लोन पेमेंट करते समय ICICI बैंक में मेरा पेमेंट था, बैलेंस था, हम ICICI बैंक का चेक दिए हुए, क्या हो जाएगा, HDFC बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू ICICI बैंक अकाउंट, ठीक है, ICICI बैंक अकाउंट करेंगे यहाँ, क्लियर है। मान लीजिए HDFC का लोन पेमेंट करते समय SBI का चेक से पेमेंट किए तो क्या हो जाएगा, HDFC बैंक अकाउंट बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू SBI बैंक अकाउंट, ठीक है, SBI का बैंक घटेगा। तो ये ध्यान में हम लोगों को रखना है, ठीक है, टू SBI बैंक अकाउंट, क्लियर है।
अच्छा, अब कितने बार क्या होता है, बैंक बोलता है यार ऐसा करो, तुम तो एकदम जो है ना भागने वाला कस्टमर हो, 1 लाख की जगह हमको 98,000 भी पेमेंट कर दीजिएगा तो आपका पूरा का पूरा अकाउंट हम जो है ना सेटलमेंट दिखा देंगे। कितने बार ऐसा होता है, हम लोग पेमेंट ही नहीं करते हैं लोन का, है ना, बिजनेस व्यापार जो है पेमेंट नहीं करता है, तो क्या करता है बैंक, आपको एक ऑफर करता है कि 1 लाख का लोन है, 98,000 पेमेंट कर दीजिए, मेरा आपका सारा अकाउंट खत्म कर देंगे। तो बैंक HDFC बैंक लोन कितना का खत्म होगा आपका, 1 लाख का, लेकिन आपने पेमेंट कितना किया, 98,000 का आपने पेमेंट किया और आपका 1 लाख का पूरा लोन जो है बैंक आपका राइट ऑफ कर दे रहा है। तो आपको क्या हो जा रहा है, यहां 2,000 रुपए का फायदा हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको कह सकते हैं यहां डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड, एक अकाउंट ओपन कर लीजिए डिस्काउंट रिसीव्ड का। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव का कितने का डिस्काउंट रिसीव हो गया, 2,000 का डिस्काउंट रिसीव आपके लिए इनकम हो जाएगा। और आपका इनकम कहता है कि अगर इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ता है तो हम उस इनकम को क्रेडिट करते हैं। इनकम का नाम क्या है, डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट रिसीव का अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है चीज कि नहीं। चल, अब कितने बार क्या हुआ, बैंक लोन का पेमेंट हम क्या कर रहे हैं, विथ इंटरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बैंक क्या करता है ना, जब आप पे इंटरेस्ट चार्ज करता है तो वो लोन अमाउंट को बढ़ा देता है। जब जब आपका बैंक लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक, तो वो बैंक लोन के अमाउंट को बढ़ाता है। मान लीजिए 1 लाख का बैंक बैलेंस लोन था 1 लाख का, अब उस पर बढ़ते बढ़ते आपका जो है कितना हो गया लोन, 1,25,000 का। तो अब बैंक लोन आपने पूरा का पूरा 1,25,000 का बैंक लोन आपका हो गया विद इंटरेस्ट। तो अब आप क्या कीजिएगा, बैंक लोन 1,25,000, सॉरी बैंक आप क्या 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 कर दीजिएगा, आप बैंक उसको भले बढ़ाया हुआ है लेकिन आपके लिए तो वो इंटरेस्ट पोर्शन है 25,000 रुपया। अदरवाइज 1 लाख रुपया आप लोन में दिखे हुए थे लायबिलिटी में और आपने इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया, तो इंटरेस्ट एक्चुअल में जब हुआ था तो वो खर्चा था, एक्सपेंसेस था, तो पहले उसको आप एक्सपेंसेस में बुक कर लीजिए। तो 1 लाख रुपया आपका लोन पेमेंट था एंड इंटरेस्ट भी आपका खर्चा है। ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट भी डेबिट कर दीजिए क्योंकि एक्सपेंसेस है ना। ये कितने का एक्सपेंसेस है, 25,000 का। एक नोटिस आया वर्ष के लास्ट में कि आप 1,25,000 रुपया पेमेंट कर दीजिए और आपका पूरा अकाउंट हम क्लोज कर देते हैं। तो हम लोगों को लगा ठीक है हम पेमेंट कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा, हम लोगों ने SBI का अकाउंट से पेमेंट कर दिया, तो SBI बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है सॉरी क्रेडिट, SBI बैंक अकाउंट क्रेडिट कितना का, 1,25,000 का चेक हम SBI का काट दिए। किसके लोन को पेमेंट करने के लिए, HDFC बैंक लोन को पेमेंट करने के लिए। तो हम एंट्री करेंगे HDFC बैंक लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट एंड टू SBI बैंक लोन अकाउंट। क्लियर है चीज। चलिए, तो यहां तक सारा एंट्री हम लोग जो है क्लियर कर लिए इसको। अब कुछ और है, एक चीज देखते हैं, एक्सपेंसेस वगैरह का एंट्री कुछ बचा हुआ है। ठीक है, कोई भी एंट्री जो है हम लोग एक्सपेंसेस का करते हैं, एक्सपेंसेस कोई भी एक्सपेंसेस आप उठा लीजिए, कोई भी एक्सपेंसेस जो भी आप करते हैं तो उस एक्सपेंसेस का नाम लिख लीजिए, क्योंकि एक्सपेंसेस के बारे में आपको पता है, हम एक्सपेंसेस करेंगे तो डेबिट करेंगे। एक्सपेंसेस अगर होता है, कोई भी एक्सपेंसेस अगर होता है, हम उस एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। अभी आपने देखा था परचेज का एंट्री, ठीक है, तो परचेज का एंट्री देखा, परचेज भी एक्सपेंसेस था। उसी तरह कोई भी एक्सपेंसेस कीजिएगा तो उस एक्सपेंसेस का नाम कर लीजिए। अगर आपने भुगतान कर दिया है तो कैश या बैंक कर दीजिए, अगर आपने भुगतान नहीं कर दिया है तो उस पार्टी का नाम लिख लीजिए जिससे ये एक्सपेंसेस हुआ है। तो मान लीजिए अगर आपका सैलरी देना है, ठीक है, तो सैलरी आपका बकाया रह गया, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी खर्चा है, सैलरी अकाउंट डेबिट, लेकिन बकाया रह गया तो आप लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। क्लियर है चीज की नहीं। कितने से, जितना अमाउंट का बैलेंस है उतना से कर दीजिए। अच्छा, आप देखिए एक्सपेंसेस अगर पेमेंट करते हैं हम तो सैलरी टू बैंक कर देते, सैलरी टू कैश कर देते। चलिए, अब एडवांस एक्सपेंसेस, किसी किसी को कभी कभी क्या होता है, हम लोग एडवांस में सैलरी दे देते हैं, एडवांस में इंटरेस्ट दे देते हैं, एडवांस में कमीशन दे देते हैं। तो हम क्या करें, एडवांस में अगर किसी को अपने दे दिए हैं कोई एक्सपेंसेस, कोई खर्चा एडवांस में अगर किसी को पेमेंट हो गया लग रहा है, तो अपने लिए वो राइट हो जाता है, अगला से वो काम करवाएंगे। मान लीजिए किसी को हमने सैलरी दे दिया है, चलो 2 महीने का सैलरी तुमको एडवांस में दिया, वर्ष के अंत में 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर के एंड में ये पता चल रहा है कि मिस्टर रमेश को 3 महीने का सैलरी हम लोगों ने एडवांस दे दिया है। ठीक है, वर्ष के अंत में पता चला कि हम लोग रमेश को सैलरी एडवांस दिया हुआ है 3 महीने का। ठीक है, और वर्ष के 31 मार्च को ही वो मांगा, मान लीजिए उसका सैंक्शन किए हम लोग, अप्रूवल दिए और 3 महीने का एडवांस दे दिए। तो अब क्या करेंगे, सैलरी एडवांस, सैलरी एडवांस, ठीक है, सैलरी एडवांस अकाउंट डेबिट, किसका, सैलरी एडवांस अकाउंट डेबिट। ठीक है, किसी का आदमी का नाम है, तो कौन सा अकाउंट होगा बताइए, पर्सनल अकाउंट होगा। हमने बताया था कोई भी नॉमिनल अकाउंट के आगे पीछे कुछ भी वर्ड यूज कर दो वो आपको पर्सनल अकाउंट बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो नियम क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट रिसीवर है तो डेबिट द रिसीवर, या
सैलरी एडवांसमेंट, सैलरी एडवांस क्या हो जाएगा? सैलरी अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक्सपेंसेस का अकाउंट है, और एक्सपेंसेस अकाउंट सिर्फ नाम यहाँ एडवांस खाली करने के लिए मान लिए हैं हम। ये टेम्पोररी अकाउंट है, 3 महीने के बाद तो यही एडजस्टमेंट हो जाएगा, तो हम इसलिए सैलरी अकाउंट एक्सपेंसेस का अकाउंट है, और ये मान के चल रहा है एक्सपेंसेस बढ़ा तो हम यहाँ क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे। दूसरा, इस उद्देश्य से भी देख सकते हैं, एक राइट क्रिएट हुआ मेरा, किसी उससे वसूल करने का राइट हो गया, काम करवा के वसूल करने का राइट हो गया, इसलिए हम लोग सैलरी एडवांस अकाउंट डेबिट एसेट्स के रूप में मान सकते हैं। एसेट्स बढ़ता है डेबिट करते हैं, तो सैलरी एडवांस अकाउंट डेबिट कितने से? जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना से। एंड टू क्या करेंगे? बैंक या कैश में जिसमें पेमेंट किए हैं उसका नाम लिख देंगे। मान लिया आपको कैश में किए हैं तो कैश, बैंक में किए हैं तो बैंक, ठीक है। सैलरी एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब आइए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो बताइए दिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, या किसी भी एक्सपेंसेस का नाम जो आउटस्टैंडिंग रहा, जो बकाया रहा। बकाया का मतलब लायबिलिटी हो गया, और आपको पता है लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, तो लायबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट किए, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? एक तरह से लायबिलिटी है। अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच में भी चलेंगे तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब हो गया आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहता है कि क्रेडिट द गिवर। किस गिवर कौन है? ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट गिवर है, वो सैलरी जो है वो आपको बेनिफिट दे रहा है, एक्सपेंसेस आपके लिए वो फायदा दे रहा है, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो लायबिलिटी ऐसा है जो भुगतान होना है, उस एक्सपेंसेस का नाम है आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। तो आप इसको एंट्री इस फॉर्म में कर सकते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ठीक है। अब आपको देखिए इनकम रिसीव्ड, एडवांस इनकम रिसीव्ड और इनकम नॉट रिसीव्ड, ये भी देख सकते हैं। इनकम, कोई भी इनकम आपको हुआ, मान लीजिए बैंक में इंटरेस्ट मिला तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसा आया, आपका बैंक बैलेंस क्या हो रहा है? बैंक में कोई इनकम आता है तो आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, मान लीजिए इंटरेस्ट आपको आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एसेट से बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। यहां हमेशा याद रखिएगा बैंक अकाउंट लिखते समय जिस बैंक का नाम है, HDFC, ICICI, जो बैंक का नाम है उसको डेबिट करना है, जितना अमाउंट से बढ़ा उतना। दूसरा चीज क्या हो रहा है? आपका इंटरेस्ट का इनकम हो रहा है ना, तो इंटरेस्ट का इनकम का नाम, इंटरेस्ट क्या है? इनकम है, और आपको पता है ना इनकम बढ़ता है, इनकम बढ़ा तो क्रेडिट करेंगे, इनकम बढ़ा, इंटरेस्ट का इनकम मिला आपको तो क्रेडिट कर देंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्रेडिट कॉलम में अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा? एडवांस इनकम रिसीव, कितना बार क्या होता है? आपको इनकम एडवांस में रिसीव हो गया, मिलना नहीं था, है ना, आपको इनकम अगले साल होना है, वो अभी ही मिल गया, ठीक है। तो उस केस में एडवांस इनकम आपके लिए लायबिलिटी हो जाएगा, आपको उसका भुगतान काम करके चुकाना पड़ेगा। इनकम कब होता है? जब हम किसी के बदले कुछ परफॉर्म करते हैं, किसी को माल बेचने के लिए प्रॉमिस करते हैं या सर्विसेज देने का प्रॉमिस करते हैं तो इनकम होता है। तो उस केस में एडवांस इनकम अगर आपका हो गया तो आपके लिए लायबिलिटी हो जाएगा, आपको उसको भुगतान करना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है, या उसके बदले आपको सेल्स करना पड़ेगा, कुछ भी, ठीक है। तो आपको क्या करना है? जो इनकम हुआ है पहले उसका नाम लिखिए, एडवांस इनकम। यहां क्या कर लेंगे हम लोग? बैंक अकाउंट डेबिट। मान लिया ऐसा कोई इनकम हुआ जो एडवांस में हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम या इंटरेस्ट, मान लिया इनकम का नाम है इंटरेस्ट, ठीक है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसे भी कर सकते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, ठीक है। ये क्या हो गया? लायबिलिटी है। कोई भी इनकम जब आपको मिलने का राइट अभी नहीं था, अभी राइट नहीं हुआ है आपका, लेकिन वो फिर भी वो मिल गया तो आपका लायबिलिटी है, उसके बदले आपको कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनकम अगर एडवांस में रिसीव कर लेते हैं तो वो मेरे लिए लायबिलिटी बन जाता है। और आपको पता ही है जब लायबिलिटी बढ़ता है, LIC, जब लायबिलिटी बढ़ता है तो आपको क्रेडिट करते हैं, तो LIC लायबिलिटी इनकम कैपिटल का नियम है, तो लायबिलिटी यहाँ क्या हुआ? बढ़ गया। तो इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस एक लायबिलिटी का अकाउंट है, इसलिए इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस को हम लोग क्रेडिट करिए, ये बढ़ गया। तो बैंक वाले कॉलम यहाँ बैंक डेबिट कर दिए तो डेबिट अमाउंट यहाँ और क्रेडिट अमाउंट जो है यहाँ लिखा जाएगा। अच्छा, इनकम नॉट रिसीव्ड, अब क्या होगा? कितने बार क्या हुआ? इनकम मिला ही नहीं, इनकम हो गया लेकिन मिला नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? इनकम हो गया बट मिला नहीं का मतलब क्या हो गया? आपको राइट रिसीव हो गया। इनकम अगर हो गया मतलब आपको राइट रिसीव हो गया, इनकम आप रिसीव करने के लिए एलिजिबल हो गए, आप चाहें तो ले सकते हैं लेकिन आपको मिला नहीं है। जैसे इंटरेस्ट, आपको डिविडेंड, मान लिया आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, वहां से आपको डिविडेंड मिलना है, इनकम मिलना है, ठीक है, आपको इनकम हो गया बट मिला नहीं है अभी, ठीक है, राइट टू रिसीव हो गया, आपको लग रहा है कभी भी फाइट करके रिसीव कर सकते हैं, तो वो राइट हो गया बट मिला नहीं है, तो आपको क्या करना है? इनकम हो गया, इनकम को रिकॉर्ड कर लेना है, भले मिले न मिले। हम क्या बोले थे? इनकम रिसीव होना जरूरी नहीं है, राइट टू रिसीव भी इनकम ही कहलाता है, इसलिए इनकम का होना मतलब इनकम होता है तो आपको पता है इनकम बढ़ता है, LIC इनकम
लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। इनकम हो जाना मतलब क्रेडिट। इनकम का नाम क्या है, मान लीजिए इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, डिविडेंड मिल गया, ठीक है, डिविडेंड इनकम या इंटरेस्ट इनकम कर देंगे क्रेडिट। किस कॉलम में आ जाएगा, क्रेडिट वाले में लिखा जाएगा, ठीक है। एंड डेबिट क्या करेंगे, आपको मिला नहीं है, बैंक में तो पैसा आया नहीं है, आपको रिसीव्ड होना है, तब क्या करेंगे, इनकम, क्या बोल सकते हैं, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड का एक अकाउंट खोल लीजिए, वो भी इनकम का ही अकाउंट है। वो सर क्या हो जाएगा, वो एसेट्स क्रिएट हो जाएगा, एक एसेट्स, एक राइट क्रिएट हो जाएगा। इनकम तो मेरा हो गया बट मिला नहीं है, बट मेरे पास राइट क्रिएट हो गया। हम कभी भी केस फाइल करके, सूट फाइल करके हम रिसीव कर सकते हैं, तो मेरा एक राइट है, राइट हमेशा एसेट्स होता है, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, इनकम या इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट कर लेंगे। इस एसेट्स का नाम हमने क्या दिया, इस एसेट्स का नाम हमने दिया इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड अकाउंट, या उस जो भी है, जैसे कमीशन, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ब्रोकरेज अर्न बट नॉट रिसीव्ड अकाउंट, मतलब वो एसेट्स का नाम हो जाएगा इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट इनकम, कमीशन, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ब्रोकरेज अर्न बट नॉट रिसीव्ड, डिविडेंड अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इस तरह का अकाउंट आप ओपन कर लीजिए एंड टू उस अकाउंट का नाम, जो इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, कमीशन है, ब्रोकरेज है, जो भी है, उस इनकम का नाम, क्योंकि इनकम तो हो गया, इनकम जब हो जाएगा तो हम उसको बुक कर लेंगे इनकम के रूप में, क्योंकि एलआईसी इनकम बढ़ा तो क्रेडिट। अब यहाँ एसेट्स भी बढ़ गया, राइट भी हो गया, आपका राइट क्रिएट हो गया, और आपको पता है एसेट्स बढ़ता है, एसेट्स और एक्सपेंसेस, सॉरी एसेट्स, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट। यहां एसेट्स का नाम क्या है, इंटरेस्ट अर्न, ब्रोकरेज अर्न, कमीशन अर्न, तो हम डेबिट करके इसको एंट्री को लिख लेंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ, हम सारा इस तरह का जितना भी बेसिक एंट्री था वो खत्म कर लिए हैं, ठीक है। अब एक चीज इसमें क्या रह जा रहा है कि हम जो सेल परचेज का आपको एंट्री बताए वो नॉर्मल सेल परचेज का एंट्री है, जीएसटी का एंट्री नहीं है। बट आज के कॉमन पावरलेंस में भी आप देखेंगे तो जीएसटी का हम लोग एंट्री करते हैं, ठीक है। सेल में भी जीएसटी का, परचेज में भी जीएसटी, जब परचेज किया हुआ माल, और एक्सपेंसेस में भी जीएसटी करते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी को लीगल फी पेमेंट किए तो उसमें जीएसटी के साथ लीगल फी पेमेंट करते हैं। एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंसेस किए तो हम उसमें जीएसटी के साथ एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंसेस करते हैं। तो आप एक बार याद रखिएगा, परचेज का हम एंट्री कराते हैं जीएसटी के कंसेप्ट में, ठीक है। परचेज जीएसटी का, अब जीएसटी के रूप में हम एंट्री कैसे करते हैं, छोटा सा एक 2 मिनट का टाइम दे दीजिएगा, हम बता देते हैं इसको फटाफट, ठीक है। जीएसटी के का अगर सिचुएशन बनता है तो क्या करेंगे, परचेज का एंट्री देखिए सिंपल, मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपने माल परचेज किया, तो परचेज तो आपका कितना का बन जाएगा, डेबिट 1 लाख रुपए का, ठीक है। परचेज क्या हो जाएगा आपका, 1 लाख रुपए का। लेकिन आपने माल खरीदा जो है, जिससे माल खरीदा हुआ है, मान लीजिए मेसर्स गणेश दत्त एंड कंपनी से माल खरीदा हुआ है, वो जो बिल बना के देगा, जो इनवॉइस बना के देगा, उसमें वो जीएसटी का भी पैसा मांगेगा आपसे। 1 लाख का तो आपने माल परचेज किया, लेकिन वो 5%, 10%, 5%, 12%, 18% या 28%, जिस रेट ऑफ जीएसटी में वो कवर करता है गुड्स, उस पर वो जीएसटी मांगेगा। तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट तो 1 लाख से करेंगे, मेसर्स गणेश दत्त एंड कंपनी का अकाउंट हम क्या करेंगे, जीएसटी के साथ वो मांगेगा। लायबिलिटी तो मेरा जीएसटी भी बन जाएगा ना, तो जीएसटी भी तो पेमेंट करना है। मान लिया 12% का जीएसटी का अमाउंट है, तो आपको मेसर्स गणेश दत्त एंड कंपनी को 1,12,000 का लायबिलिटी बनेगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, डिफरेंसेस है डेबिट और क्रेडिट का। अब आप क्या कर रहे हैं, यहां आपका अमाउंट जो है आपको इनपुट पेमेंट आएगा, ठीक है। इनपुट का एक्सपेंसेस आया आपका जो जीएसटी का है, ठीक है। इनपुट जीएसटी का अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा जीएसटी रिकॉर्ड करते समय, ठीक है। अब आपका देखिए कि माल परचेज कहां, 2 तरह से माल हो सकता है। एक हम जो है विद इन स्टेट खरीदेंगे, जीएसटी एक अलग से हम पढ़ाएंगे आपको, देख लीजिएगा, वहां भी क्लियर कराएंगे इसको, टेम्पोरली बेसिस पे इसको कराते हैं। विद इन स्टेट माल परचेज और आउटसाइड स्टेट माल परचेज, आउटसाइड स्टेट, ठीक है, आउटसाइड स्टेट, ठीक है। उस स्टेट में जहां हम मेरा बिजनेस व्यापार है वहां खरीदे हुए हैं माल, ठीक है। मेरा बिहार में अगर बिजनेस है और हम माल खरीद के ला रहे हैं बंगाल से, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मेरा जो हम जो पेमेंट करेंगे जीएसटी, वो सिंपल आईजीएसटी पेमेंट होगा, ठीक है। तो यहां हम लोग क्या बुक करेंगे, इनपुट आईजीएसटी डेबिट,
ठीक है, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, 12,000 से। यही माल अगर अपने लोग बिहार में ही कहीं खरीदते, ठीक है, मेरा जहां व्यवसाय है बिहार में, स्टेट में, उसी स्टेट में अगर अपने माल खरीदते हैं तो यहां इनपुट क्या हो जाएगा, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी जो है आधा आधा हो जाएगा। 6,000 का जो है वो लग जाएगा सीजीएसटी और 6,000 का लग जाएगा एसजीएसटी। तो हम लोग यहां बुक करेंगे इनपुट। इनपुट क्यों, क्योंकि माल परचेज हुआ है, परचेज में माल आता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है माल, इसलिए हम लोग इनपुट करते हैं। और बाद में बताएंगे आपको इसको, इस इनपुट का आपको क्रेडिट भी मिलता है। ये इनपुट आपके लिए एसेट्स का काम करता है, आपको राइट है, जीएसटी एक्ट में आपको ये राइट मिला हुआ है कि इस पैसे का आपको यूटिलाइजेशन हम सेटअप के रूप में देंगे। ये जीएसटी डिपार्टमेंट आपसे प्रॉमिस करता है, इसलिए जब भी आपसे कोई प्रॉमिस करता है इसका मतलब आपका राइट क्रिएट हो जाता है, आप उसको राइट के रूप में ले लीजिए। इनपुट ये खर्चा नहीं है, ये याद रखिएगा, एसेट्स के रूप में बुक कर रहे हैं, ये याद रखिएगा, ये खर्चा के रूप में बुक नहीं कर रहे हैं, ये एसेट्स के रूप में बुक कर रहे हैं, क्योंकि ये राइट है मेरा। इनपुट का क्रेडिट हमको मिलेगा जब मेरा लायबिलिटी कुछ बनेगा, उससे सेट ऑफ करने के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट हमको एक फैसिलिटी देता है। तो इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 6,000 और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 6,000 जब हम लोग विद इन स्टेट खरीदेंगे तो, याद रखिएगा विद इन स्टेट, जिस स्टेट में मेरा माल बिक रहा है, जहां मेरा बिजनेस व्यापार है वहां, सॉरी बिक नहीं रहा है, जहां मेरा बिजनेस व्यापार है उसी स्टेट में अगर खरीदते हैं तो मेरा एसजीएसटी सीजीएसटी इनपुट करके रखेंगे। अगर हम दूसरे स्टेट से खरीद के लाते हैं तो एसजीएसटी सीजीएसटी इनपुट नहीं होगा, यहां सिंपल इनपुट हो जाएगा आईजीएसटी। क्लियर है चीज। चलिए, ये परचेज का हो जाएगा एंट्री। हम लोग क्या एंट्री परफॉर्म करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट या इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट एंड टू पार्टी का नाम। अगर कैश और बैंक में भुगतान करके लिए हैं तो टू कैश एंड बैंक। क्लियर चीज। आइए दूसरा क्या है, सेल के केस में या कोई भी एक्सपेंसेस मान के चलिए। और बताइए लीगल एक्सपेंसेस, जैसे कभी कभी हम लोग लीगल एक्सपेंसेस भी करते हैं और लॉयर साहब जो है जीएसटी चार्ज कर लेते हैं, या एडवर्टीजमेंट कराते हैं बिजनेस के लिए, उस पर जीएसटी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। देखिए एक्सपेंसेस कितना का हुआ, मान लीजिए 1 लाख का, ठीक है, लीगल एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस है, आपको पता ही है, इतना बार डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपेंसेस बढ़ा, एक्सपेंसेस हुआ, डेबिट कर लेंगे, लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 1 लाख का। एंड टू लायबिलिटी कितना का बना, पेमेंट कितना करना वकील साहब को, 1,12,000 मान लीजिए, ठीक है, आपका 1,12,000 का लायबिलिटी बना, वकील साहब को देना है, या आपने मान लिया भुगतान कर भी दिया, चलो ठीक है, हमने मान लिया भुगतान कर दिया, तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट कर देंगे क्रेडिट। कितना से बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे, जितना का मैंने चेक काटा। कितना का चेक काटे आप, 1,12,000 का चेक काटे, लेकिन लीगल एक्सपेंसेस एक्चुअल में हुआ कितना खर्चा आपका, तो 1 लाख ही हुआ सर। क्या डेबिट क्रेडिट अमाउंट मिल रहा है सर, नहीं मिल रहा है। आपको यहां एक राइट भी क्रिएट हुआ, जैसे कोई एक्सपेंसेस पे जीएसटी हुआ, उस इनपुट का बेनिफिट आप जब आप माल बेचिएगा उसमें लायबिलिटी क्रिएट होगा, उसका सेटअप में ये इनपुट का फायदा देगा सरकार आपको जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। तो जैसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत देगा, बेनिफिट मिलने वाला है कभी इन फ्यूचर हमको, तो वो मेरे लिए राइट है, एसेट्स है। हम यहां बुक कर लेंगे इनपुट, क्या एंट्री कर लेंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। ये किस कंडीशन में होगा, जब मेरा लीगल सर्विसेज विद इन स्टेट लिए हैं तो। एडवर्टीजमेंट विद इन स्टेट, जिस स्टेट में मेरा बिजनेस है वहीं, बंगाल का है बिजनेस मेरा तो बंगाल में ही लिए, जैसे मेरा बिहार में बिजनेस है तो बिहार के ही किसी लॉयर से या फॉर्म से हमने इन लीगल एक्सपेंसेस का फायदा, मतलब लीगल बेनिफिट लिया है, तो मेरा क्या हो जाएगा, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। अच्छा, मेरा सप्लायर कौन है, कहां से मैंने सर्विसेज लिया है, ये जो लीगल सर्विसेज लिया है ये वेस्ट बंगाल से लिया है या कर्नाटका से लिया है या किसी अदर स्टेट से लिया है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इनपुट आईजीएसटी, क्या पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना से, 12,000 से। मान लीजिए इस सर्विसेज, लीगल सर्विसेज पे मान लेते हैं 12% का है तो 12, 28 लगेगा तो 28, जो भी रेट ऑफ ये है जीएसटी है उसके हिसाब से करेंगे। तो लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी और टू बैंक। अगर यहां मान लीजिए विद इन स्टेट है तो फिर इनपुट सीजीएसटी आधा, इनपुट एसजीएसटी आधा करके एंट्री कर लेंगे। क्लियर है। तो किसी भी एक्सपेंसेस पे आप जो है अब एंट्री जीएसटी का कर सकते हैं। अब आइए इनकम पर जीएसटी का एंट्री, जैसे सेल करते हैं, जैसे मान लीजिए सेल करते हैं, ठीक है, अब सेल क्या कर रहे हैं, विथ जीएसटी सेल कर रहे हैं, ठीक है, विथ जीएसटी, ठीक है, विथ जीएसटी सेल कर रहे हैं। जैसे किसी को माल बेचा और जीएसटी के साथ बेचा, ठीक है, और दो तरह का इसमें भी सेल क्या होगा, दो तरह का सेल होगा, विद इन स्टेट, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट,
ठीक है, और इंटर स्टेट, ठीक है, इंटर स्टेट सिंपल आप समझिए, विद इन स्टेट आउटसाइड स्टेट, विद इन स्टेट और आउटसाइड स्टेट, ठीक है। तो विद इन स्टेट में क्या हो जाएगा, उसी स्टेट में सेल कर रहे हैं जिस स्टेट में आपका बिजनेस है, बिहार में है तो बिहार में ही सेल कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा उस केस में, आप सिंपल समझिए, सेल किए आप, पहले वो चीज कर लेना चाहिए जो आपको समझ में आए। सेल अकाउंट टू सेल अकाउंट, कितना से, जितना का आपने माल बेचा, ठीक है, आपने माल कितना का बेचा, 1 लाख रुपए का, आपको इनकम कितना का हुआ, 1 लाख रुपए का आपको इनकम हुआ है, ठीक है। लेकिन पार्टी आपको कितना दे रहा है, 1,12,000, मान लिया आपका जीएसटी रेट है 12%, तो आपको पार्टी देगा 1,12,000। मतलब जिसको आपने माल बेचा हुआ है वो अगर बैंक के थ्रू पेमेंट करता है तो मान लीजिए हम ये देखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 1,12,000 का मेरे बैंक में पैसा आया, क्योंकि हमको जीएसटी के साथ पेमेंट आएगा, तो हम जीएसटी का करेंगे 1,12,000 का एंट्री कर देंगे। अब देखिए फिर डेबिट क्रेडिट मिल नहीं रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहां, अब आपका जो आपने 12,000 रुपया कलेक्ट किया यहां एक्स्ट्रा, क्या ये 12,000 रुपया आपका अपना है, ये आप अपना घर लेके जाइएगा, आपका इनकम हुआ, नहीं सर जी, ये किसका इनकम है, ये आपका इनकम नहीं है, ये आपका लायबिलिटी है, आपने गवर्नमेंट के बदले ये पैसा कलेक्ट किया है जीएसटी के रूप में, ये गवर्नमेंट को आपको रिटर्न करना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट को आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ये आपके लिए लायबिलिटी है, ये टाइम बीइंग, ये एक्चुअल में पेमेंट करना था पार्टी को, वो आपको दे दिया और आप उसको अब गवर्नमेंट को पेमेंट कीजिएगा, लायबिलिटी है आपके लिए, इसीलिए ये 12,000 का लायबिलिटी बुक कीजिए, ठीक है। आउटपुट लायबिलिटी के रूप में क्या करिएगा इसको, आउटपुट, क्यों आउटपुट, माल बेचते हैं, माल आपके यहां से जा रहा है, आउट हो रहा है, इसलिए यहां देखिएगा आउट, क्या एंट्री कीजिएगा, आउटपुट जीएसटी अकाउंट, ठीक है, टू आउटपुट, आउटपुट एस जीएसटी, ठीक है, अकाउंट। अब ये देखिए एस जीएसटी सी जीएसटी कितना, तो 6,000 का एंट्री यहां कर लीजिएगा, आधा आधा, ये जीएसटी जब पढ़ाएंगे क्लियरली तो वहां बताएंगे क्यों आधा आधा का है, इसे बंटवारा करता है, दोनों आपस में क्यों लड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, तो ये दोनों आधा आधा जीएसटी जो है मतलब डिफरेंस जो बांटा जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रक्रिया है इंडिया के अंदर, वो डिस्ट्रीब्यूट आधा आधा करते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग बुक कर लेते हैं आउटपुट लायबिलिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 6,000 रुपया और स्टेट गवर्नमेंट के लिए 6,000 रुपये, ये लायबिलिटी हम लोग बुक कर लेते हैं। इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट 1,12,000 एंड टू सेल अकाउंट डेबिट क्रेडिट 1,00,000 का, आउटपुट सी 6,000 का और आउटपुट एसजीएसटी 6,000 का। अच्छा, अगर यहां मान लीजिए मेरा इंटर स्टेट सेल है, मतलब दूसरे स्टेट से को हम लोग माल बेचे हुए हैं, किसको बेचे हुए हैं, यहां से कर्नाटका को बेचे हुए हैं, यहां से यूपी को बेचे हुए हैं मान लीजिए, या यहां से झारखंड को बेचे हुए हैं, वेस्ट बंगाल को बेचे हुए हैं, तो उस केस में क्या होगा, आउटपुट एसजीएसटी सीजीएसटी ना होके सिंपल यहां कर लेंगे हम लोग आउटपुट आईजीएसटी, क्या कर लेंगे, आउटपुट आईजीएसटी कर लेंगे, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, कितना से, इस 6,000 को बांटने का फिर जरूरत नहीं, इंटर स्टेट में यही याद रखिएगा, बांटने का जरूरत नहीं है, ठीक है, और इंट्रा स्टेट में आपको पार्ट पार्ट 2 पार्ट में करके एंट्री करने का जरूरत है। तो ये सारा एंट्री का आज का रिवीजन क्लासेस था जर्नल एंट्रीज का। इस तरह का और भी बहुत सारे जर्नल एंट्री, ये तो एक सिंपल है, सैंपल है, ठीक है, एक सैंपल है कि हम लोग इतने तरह का एंट्री करते हैं। जनरली बिजनेस व्यापार में लाखों करोड़ों तरह का एंट्री हो सकता है ट्रांजैक्शन और इवेंट के सिचुएशन के हिसाब से, तो उस केस में हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, ध्यान से सोचिए कि उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। अगर लायबिलिटी इनकम कैपिटल सिंपल, ठीक है, अगर आपका लायबिलिटी, ठीक है, अब अगर आपका कोई सी भी ट्रांजैक्शन से फिर से समराइज कर देते हैं, लायबिलिटी इनकम या कैपिटल इफेक्टेड हो रहा है और ये बढ़ रहा है, तो उस लायबिलिटी इनकम या कैपिटल को क्रेडिट कीजिएगा, अगर वो घट रहा है तो उसको डेबिट कीजिएगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर लायबिलिटी इनकम या कैपिटल के नाम को क्रेडिट डेबिट कीजिएगा। उसी तरह अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ रहा है किसी भी ट्रांजैक्शन या इवेंट के इफेक्ट के वजह से, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो उसको डेबिट कीजिएगा, और किसी भी ट्रांजैक्शन या इवेंट के इफेक्ट के वजह से अगर ये घट रहा है तो आप उसको जो है क्रेडिट कीजिएगा। ये सारा नियम है, इस हिसाब से अपना सारा जर्नल एंट्री आप कर लीजिएगा। तो हमने आपको सारा परचेज का, सेल का, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, गुड्स का, यूज का, फ्री सैंपल का, जो है कैपिटल इंट्रोडक्शन का सारा एंट्री करा दिया है। अब आप
अगर फिर भी अगर कुछ एंट्री के बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा है या और भी जानना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में उसको कोशिश करेंगे आपको बताने का। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा आपको वीडियो, आप बेनिफिटेड हुए तो मोटिवेटेड हुए इससे, या आपको फायदा मिला तो लोगों को भी बताइएगा, लोग भी फायदा ले सकते हैं। और मेरे चैनल को जरूर से जरूर बताइए क्या करना है, बताने का जरूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।